दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं जूल्स वर्न की बहुत ही मशहूर किताब द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ हिंदी में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे इसका दूसरा भाग। अगर आपने इसका पहला भाग हमारे चैनल पर अभी तक नहीं सुना है तो उसे सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का भाग 2, अध्याय 14। हमारा असली सफर तो अब शुरू हुआ था। अभी तक हमने अपनी हिम्मत और बहादुरी से हर कठिनाई का सामना किया था और अभी तक हमें रास्ता बताने के लिए हैंस हमारे साथ था। लेकिन अब आगे हमें अनजान खतरों और अनदेखे रास्तों का सामना करना था। अभी तक मैंने उस छेद में झांक कर भी नहीं देखा था जिसमें हम उतरने वाले थे, लेकिन अब वो समय आ गया था। मैं चाहता तो आगे जाने से मना कर सकता था, लेकिन हैंस के सामने अपने डर को दिखाने में मुझे शर्म आ रही थी। आखिर वो भी तो बिना एक शब्द कहे हमारा साथ देने को तैयार था, तो मैं उससे कम नहीं दिखाई देना चाहता था। अगर मैं अंकल के साथ अकेला रहा होता तो शायद जरूर उनसे बहस करता, आगे नहीं जाने पर अड़ भी जाता, लेकिन हैंस के वहां होने की वजह से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस गड्ढे का डायामीटर करीब 100 फुट था और ये 300 फुट के दायरे में फैला हुआ था। उस गड्ढे के किनारे पर पड़ी एक चट्टान का सहारा लेते हुए मैंने उसके अंदर झांका। मेरे पैर कांपने लगे और दांत बजने लगे। मेरा सर बुरी तरह घूमने लगा और मेरा बैलेंस बिगड़ गया। मैं उस गड्ढे में गिरने ही वाला था कि एक मजबूत हाथ ने मुझे थाम लिया। ये हैंस था। फिलहाल के लिए उसने मेरी जान बचा ली थी, लेकिन मेरी समझ में ये आ गया कि उस ऊंचे चर्च पर बार बार चढ़कर मैंने जो तैयारियां की थीं वो काफी नहीं थीं। जिन कुछ पलों के लिए मैंने उस गड्ढे में झांका था, उतनी ही देर में मैंने ये देखा था कि उसकी दीवारें एकदम सीधी खड़ी थीं, लेकिन उनमें जगह जगह पर कुछ उभार निकले हुए थे जो निश्चित तौर पर नीचे उतरते समय हमारे लिए मददगार साबित होने वाले थे। हम उनका सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे उतर सकते थे। अगर हम रस्सी का एक सिरा यहीं किसी किनारे पर किसी पत्थर से बांध दें तो उसे पकड़कर और दीवारों में निकले हुए उभारों का सहारा लेकर हम आसानी से नीचे पहुंच सकते थे। लेकिन सबके नीचे उतरने के बाद उस रस्सी को खोला कैसे जाएगा, इसका जवाब मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मेरे अंकल के पास हर समस्या का समाधान था। उन्होंने 400 फुट लंबी एक रस्सी ली और उसका आधा हिस्सा नीचे गड्ढे में फेंक दिया। फिर उसे एक चट्टान के पीछे से घुमाते हुए बचे हुए आधे हिस्से को भी नीचे लटका दिया। इस तरह से हम उन दोनों हिस्सों को पकड़कर आसानी से 200 फीट की गहराई तक उतर सकते थे। उसके बाद हमें बस रस्सी के एक सिरे को खींचना था और चट्टान के पीछे से घूमती हुई पूरी रस्सी हमारे पास पहुंच जाती, और इसके बाद और ज्यादा नीचे जाने के लिए हमें फिर से इसी प्रोसेस को दोहराना होता। नीचे जाने के लिए बेशक ये एक बड़ा ही सही तरीका था, लेकिन फिर हम वापस ऊपर कैसे आएंगे? अंकल ने घोषणा की, चलो अब हम अपना सफर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपने सामान को 3 थैलों में बांटना होगा और हम तीनों एक एक थैला उठाएंगे। ऐसा करो, हैंस तुम औजार और थोड़ा राशन ले लो, और हैरी तुम हथियार और थोड़ा राशन ले लो, और मैं अपने उपकरण और बचा हुआ राशन लेकर चलूंगा। लेकिन अंकल, हमारे कपड़े, रस्सियों के बचे हुए गट्ठर और ये सीढ़ी, ये सब कौन उठाएगा? मैंने पूछा। ये सब अपने आप नीचे चले जाएंगे। वो कैसे भला अंकल? अंकल ने बिना कुछ कहे कपड़ों, रस्सियों और कुछ ना टूटने वाले सामान का एक गट्ठर बनाया और उसे मजबूती से बांधने के बाद उस गड्ढे में फेंक दिया। तड़ाक भड़ाक की आवाज के साथ हमारा सामान नीचे जाने लगा। अंकल उसे तब तक देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गया। चलो अब हमारी बारी है। हमने अपने अपने सामान उठाए और नीचे उतरने लगे। सबसे आगे हैंस, उसके बाद अंकल और सबसे पीछे मैं। जैसे जैसे हम नीचे उतर रहे थे मेरे मन में डरावने ख्याल आ रहे थे। क्या ये रस्सी हम 3 लोगों का और हमारे सामान का भार सहन कर पाएगी? अगर कहीं ये टूट गई तो? इसी डर से मैं रस्सी पर कम से कम बोझा डालने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपना पूरा वजन दीवार से निकले उन उभारों पर डाल रखा था। करीब आधे घंटे बाद हम एक बड़ी सी चट्टान तक पहुंच गए। हैंस ने रस्सी का एक सिरा खींचा तो पूरी रस्सी कुछ पत्थरों को गिराते हुए हमारे पास आ गई। मैंने एक बार फिर से नीचे देखने की कोशिश की और इस बार भी मुझे उस गड्ढे का अंत नहीं दिखाई दिया। तो क्या वाकई ये गड्ढा हमें धरती के सेंटर तक ले जा रहा था? इसका जवाब तो समय के गर्भ में ही छिपा था। कुछ देर बाद हम 200 फुट नीचे आ चुके थे। अंकल मुझे लगातार वहां की मिट्टी और ज्वालामुखी की थ्योरीज के बारे में बता रहे थे। 3 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे हम उस गड्ढे के मुंह से जितना नीचे पहुंचे हैं अभी उतनी ही दूर उसकी तली से और हैं। ऊपर गड्ढे का मुंह लगातार छोटा होता जा रहा था और हम लगातार गहरे अंधेरे में दाखिल होते जा रहे थे। इसी तरह से हम और नीचे उतरते रहे।
अब मुझे थोड़ा बदलाव महसूस होने लगा। अब नीचे गिर रहे पत्थरों की आवाज़ हमें पहले से जल्दी सुनाई देने लगी थी। इसका मतलब ये था कि हम गड्ढे की तली के करीब पहुंच रहे थे। हमने कितनी बार रस्सी को खींचा और दोबारा बांधा, मैं इसका पूरा विवरण अपने पास लिखता जा रहा था, और साथ ही ये भी कि हमें नीचे उतरने में कितना समय लग रहा है। हमने अब तक 28 बार अपनी रस्सी को बदला था और हर बार 200 फीट उतरने में हमें 15 मिनट लगे थे। इस प्रकार कुल हुए 7 घंटे। अगर इसमें हम 28 बार अपने रुकने का टाइम भी जोड़ दें तो होते हैं 10.5 घंटे। हमने करीब 1 बजे अपना सफ़र शुरू किया था और इस सारी कैलकुलेशन का मतलब था कि इस टाइम रात के करीब 11 बज रहे होंगे। अब आगे की गणनाओं के लिए ये ज़रूरी नहीं था कि हम आर्यभट्ट जितने ही अक्लमंद होते। एक बार में 200 फुट तो 28 बार में होते हैं 5,600 फुट, यानी अभी तक हम 5,600 फुट नीचे आ चुके थे। तभी अचानक मुझे हैंस की आवाज़ सुनाई दी। रुक जाओ, उसने कहा। मैं तुरंत ही रुक गया, वरना मेरा पैर अंकल के सिर पर पड़ने वाला था। अंकल ने घोषणा की, हम पहुंच गए हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या धरती के सेंटर में? अरे नहीं बुद्धू, इस गड्ढे की तली में। मैंने खुशी से चारों तरफ देखते हुए कहा, आहा, और मुझे इसके आगे जाने का कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमारा सफर खत्म। जी नहीं, वो देखो, वहां दाहिनी तरफ एक सुरंग है, लेकिन हम उसमें कल जाएंगे। आज की रात हम यहीं रुकेंगे और अब आराम करेंगे। चलो अब खाना खाकर सोने का इंतजाम करते हैं। हमें वहीं पर हमारे कपड़ों और दूसरे सामान के गट्ठर भी मिल गए, और वो सीढ़ी भी जो अंकल ने ऊपर से फेंकी थी। हमने खाना खाया और बिस्तर लगाकर उस पर पसर गए। बहुत ऊपर उस गड्ढे के मुंह पर जरा सा आसमान दिख रहा था और उसी में टिमटिमाते हुए कुछ तारे। थोड़ी देर उनको निहारने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया। अध्याय 15। अगले दिन सुबह 8 बजे हमारी आंख खुली। अंकल ने मुझसे पूछा, क्यों हैरी, बढ़िया नींद आई ना? अरे अंकल, मुझे तो इस सन्नाटे से डर लग रहा है। क्यों भाई? अगर तुम अभी से डरने लगे तो आगे और क्या होगा? अभी तो हम धरती के भीतर घुसे भी नहीं हैं। हैं? इस बात का क्या मतलब है? हम इतना नीचे तो आ चुके हैं अंकल, मैंने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, हम अभी भी आइसलैंड की सतह पर खड़े हैं। स्नेफल्स के ज्वालामुखी की ये सुरंग समुद्र की सतह तक ही जाती है। क्या आपको पूरा यकीन है अंकल? हाँ, पूरा यकीन है। अगर तुम्हें कोई शक है तो तुम बैरोमीटर से हवा का दबाव नाप सकते हो। मैंने तुरंत बैरोमीटर चेक किया। अंकल की बात एकदम सही थी। इतनी कठिनाइयां सहन करने के बाद भी अभी तक हम उस आइलैंड की सतह पर ही थे। अंकल ने मुझे समझाते हुए कहा, अब जब हम सतह के नीचे जाएंगे तो हवा का दबाव भी धीरे धीरे बढ़ेगा, इसलिए अच्छा होगा कि तुम बैरोमीटर की बजाय मैनोमीटर का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। लेकिन अंकल, क्या हवा का प्रेशर बढ़ने से हमें मुश्किल नहीं आएगी? अरे बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा हमारे फेफड़े भी उसके आदी होते चले जाएंगे। चलो अब जल्दी से खूब सारा नाश्ता कर लो, हमें बहुत दूर तक जाना है। नाश्ते के बाद हम फिर से चलने को तैयार हो गए। अंकल ने अपनी नोटबुक निकाली और उसमें लिखा, दिन सोमवार 29 जून, समय सुबह के 8:17, हवा का दबाव 29.6 इंच, टेम्परेचर 6 डिग्री सेंटीग्रेड, दिशा दक्षिण पूर्व। ये आखिरी संख्या दिशा सूचक बता रहा था, जो शायद गलत थी। अंकल ने जोर से कहा, हैरी, अब हम धरती के भीतर अपना पहला कदम रखने जा रहे हैं और ह्यूमन हिस्ट्री के लिए ये बड़े ही गौरव का पल है। तो चलो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। अंकल ने अपने साथ लाए हुए 2 पावरफुल टॉर्च बाहर निकाल लिए और उनमें से एक हैंस को थमा दिया। उनको जलाते ही वो अंधेरी गुफा रोशनी से चकाचौंध हो गई। उसकी रोशनी में अब हम सब कुछ साफ साफ देख सकते थे। फिर हमने चलना शुरू कर दिया। हैंस सबसे आगे था, उसके पीछे अंकल और सबसे पीछे मैं। हम उस सुरंग के अंदर दाखिल हो गए। अब यहाँ से हमारे सफ़र की कठिनाइयाँ शुरू हो चुकी थीं। उस ढलान पर हमें अपने आप को गिरने से बचाना था। सावधानी से पैर जमाते हुए और गुफा की दीवारों के उभारों को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ने लगे। 1219 में बहते हुए लावे ने उस सुरंग में अच्छी खासी जगह बना दी थी, और इतना ही नहीं, उसने सुरंग की दीवारों को लावे की परत से भी ढक दिया था, जो अब हमारे टॉर्च की रोशनी में जगमगा रही थी। मैं उस जगह की भव्यता को देखकर बहुत ही हैरान था। ये कितना शानदार नज़ारा है अंकल, है ना? अरे ये तो कुछ भी नहीं है हैरी, अभी आगे आगे देखना हमें और क्या क्या मिलता है। हम सुरंग की सीध में आगे बढ़ते रहे। हमारा दिशा सूचक बता रहा था कि हम अभी भी दक्षिण पूर्व में ही चल रहे थे। लावे ने अपनी दिशा नहीं बदली थी।
2 घंटे चलने के बाद भी तापमान में कोई खास अंतर नहीं आया। इसके कारण मुझे ऐसा लगा कि हम नीचे जाने की बजाय शायद सतह पर ही चल रहे हैं। अंकल लगातार ढलान और रास्ते के एंगल्स में आए हुए बदलावों को अपने इंस्ट्रूमेंट से नापते हुए लगातार अपनी डायरी में लिखते जा रहे थे, लेकिन उन्होंने अभी तक ये सारी बातें मुझसे शेयर नहीं की थीं। रात 8 बजे अंकल ने हमें रुकने को कहा। मैं इतना थका हुआ था कि ये बात सुनकर मैं बड़ा ही खुश हो गया। अब मैं बस आराम करना चाहता था। वहीं पर हमने खाना खाया। एक बात जो मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि हमारे पास अब आधा पानी ही बचा था। अंकल को पूरी उम्मीद थी कि धरती के नीचे हमें पानी का कोई स्रोत जरूर मिल जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने अंकल से इस बारे में बात की। हमारे पास अब मुश्किल से 5 दिनों का पानी बचा है अंकल। अरे कोई बात नहीं, तुम देखना, हमें आगे इतना पानी मिलेगा कि तुम उसे रख भी नहीं पाओगे। लेकिन कब होगा ये? जैसे ही हम इस सुरंग से बाहर निकलेंगे। अब इन दीवारों को तोड़कर तो पानी नहीं आ सकता ना, तो थोड़ा सब्र रखो बच्चे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है अंकल कि अभी तक हम बस सतह के पैरेलल ही चल रहे हैं। अभी तो हमने नीचे जाना शुरू ही नहीं किया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है हैरी? वो इसलिए क्योंकि अगर हम धरती के सेंटर की तरफ जा रहे होते तो यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा हो चुका होता। ओहो, तो तुम्हें ऐसा लगता है हैरी? तो तुम्हारे ख्याल से अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है? जहाँ से हम चले थे वहां से 9 डिग्री ज्यादा है, यानी 15 डिग्री। और इससे तुमने क्या नतीजा निकाला हैरी? इस जगह के हिसाब से हर 125 फीट नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाता है। इसका मतलब हम सतह से बस करीब 1125 फीट ही नीचे हैं, मैंने हिसाब लगाते हुए बताया। लेकिन मेरी गणना ये कहती है हैरी कि हम सतह से कम 10,000 फीट नीचे आ चुके हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है अंकल? अब वो तो मुझे पता नहीं हैरी, लेकिन मुझे इतना पता है कि या तो मेरी कैलकुलेशन सही है या फिर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे हैं। मैंने सब कुछ चेक किया। अंकल की कैलकुलेशन एकदम ठीक थी, लेकिन उस हिसाब से तो इस जगह का टेम्परेचर 81 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन वो अभी बस 15 डिग्री ही था। और ये बात बहुत ही विचार करने वाली थी। अध्याय 16। 30 जून मंगलवार को सुबह 6 बजे हमने आगे का सफर शुरू किया। दोपहर 12:17 तक हम उस लावे की सुरंग में चलते रहे। उसके बाद हैंस ने हमें रुकने का इशारा किया। अंकल ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, वाओ, आखिरकार हम इस सुरंग से बाहर आ ही गए। मैंने चारों तरफ देखा और पाया कि हम सुरंगों के चौराहे पर खड़े थे। अब हमारे सामने सवाल ये था कि इन 3 रास्तों में से कौन सा रास्ता चुना जाए। अंकल ने बिना किसी हिचकिचाहट के दाहिनी तरफ की सुरंग में जाने का फैसला किया और हम उस अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। उन्होंने इस सुरंग को चुन तो लिया था, लेकिन ये पूरी तरह से हमारी किस्मत पर निर्भर था कि ये रास्ता सही निकलेगा या नहीं। हम उस सुरंग में आगे बढ़ते रहे। कहीं कहीं पर तो हमें लेट कर आगे की तरफ सरकना पड़ रहा था, लेकिन गनीमत ये थी कि ये रास्ता ज्यादा थकाऊ नहीं था। शाम को 6 बजे तक हमने दक्षिण की तरफ 6 मील की यात्रा कर ली थी, लेकिन शायद हम 1 मील भी नीचे की तरफ नहीं गए थे। रात को रुकने का हमारा बंदोबस्त बहुत ही आसान सा था। हमें बस अपने बिस्तरों में घुसकर सो जाना था। ना तो सर्दी की चिंता थी और ना ही किसी जंगली जानवर वगैरह की। ये उन यात्रियों से बिल्कुल अलग था जो अफ्रीका के रेगिस्तानों में सफर करते हैं। हमें उनकी तरह रातों को जागकर अपने सामान की निगरानी और जंगली जानवरों से बचने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं थी। सुबह हम एकदम तरोताजा होकर उठे और आगे बढ़ने लगे। अब लावे की ये सुरंग करीब करीब सीधी हो चुकी थी। हम नीचे की तरफ नहीं बल्कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे। कई बार तो मुझे ऐसा भी लगा जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 10 बजते बजते ये साफ हो गया कि मेरा अंदाजा एकदम सही था। ऊपर चढ़ने की थकान अब मेरे ऊपर हावी होने लगी और मैं रुक गया। अंकल ने पूछा, क्या बात है हैरी, क्या हुआ? मैं बहुत थक गया हूँ अंकल। ये रास्ता आसान तो है, लेकिन ऊपर जाने में थकान बहुत हो रही है। अंकल ने हैरानी से पूछा, ऊपर की तरफ? ये तुम कैसे कह सकते हो? तो और क्या, हम पिछले आधे घंटे से ऊपर की तरफ ही तो चढ़ाई कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही हम वापस आइसलैंड पहुंच जाएंगे। लेकिन अंकल ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो मेरी बात सुनने को राजी ही नहीं थे। उन्होंने आगे चलने का इशारा किया और मैं चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। दोपहर 12 बजे तक मैंने आसपास के पत्थरों में होते हुए परिवर्तन को देख लिया। अब हम लावे की चट्टानों को छोड़कर पहाड़ की मिट्टी और पत्थरों से बनी सुरंग में आ चुके थे। अब मुझे पूरी उम्मीद होने लगी थी कि हम वापस से स्नेफल्स के पहाड़ पर पहुंचने वाले हैं। मैंने अंकल को भी ये बात कही, लेकिन वो कुछ नहीं बोले।
शायद वो इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते थे कि दाहिनी सुरंग को चुनकर उन्होंने गलती की है। थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद मेरी नज़र एक चीज पर पड़ी। ये किसी जानवर की हड्डी थी, और यकीनन ये जानवर किसी प्राचीन काल का प्राणी नहीं बल्कि आधुनिक समय का ही था। और ये इस बात का पक्का सबूत था कि हम सतह के नजदीक थे। मैंने वो हड्डी अंकल को दिखाई और कहा, क्या आपको ये हड्डी दिखाई नहीं दे रही है अंकल? इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि... मैं आगे बोलता इससे पहले ही अंकल ने मेरी बात काटते हुए कहा, हाँ हाँ जानता हूँ, तुम्हारी बात सही है। शायद मैंने गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन फिर भी हमें इस सुरंग से बाहर जाना ही होगा। वो तो ठीक है अंकल, मैं भी इस सुरंग से बाहर जाना चाहता हूँ, लेकिन आप सबसे बड़े खतरे को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो खतरा है पानी की कमी। अंकल ने कंधे उचकाए और बोले, उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बिना पानी के ही आगे बढ़ते रहना होगा। और फिर वो आगे की तरफ चल दिए। अध्याय 17। सिर्फ पानी ही नहीं, अब तो हमारा खाना भी खत्म होने वाला था। अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन का ही खाना बचा था, और अभी जिस सुरंग में हम चल रहे थे वहां पानी मिलने की संभावना ना के बराबर थी। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में हम खतरे में थे। मैंने प्यास से मरने वाले लोगों की डरावनी कहानियां सुन रखी थी, और अगर जल्दी ही हमें पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता तो हमारा भी वही हश्र होने वाला था। लेकिन अंकल इस बारे में कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थे। अगले दिन हम उस सुरंग में बिना कुछ बात किए लगातार आगे बढ़ते गए। अब ये सुरंग भी ऊपर की तरफ नहीं जा रही थी। कभी कभी हमें ऐसा लगता जैसे शायद हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतना नीचे भी नहीं कि धरती के गर्भ तक पहुंच जाते। थोड़ी देर बाद ये सुरंग चमकीले पत्थरों से जगमगाने लगी। जब हमारे टॉर्च की रोशनी सुरंग की दीवारों पर पड़ती तो वो पत्थर लाल, नीले, सफेद और पीले रंगों से चमक उठते। लेकिन अंकल उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको बस 2 चीजों में से किसी एक की तलाश थी, या तो जमीन के नीचे जाने वाली कोई सीधी सुरंग मिल जाए, या फिर आगे का रास्ता ही बंद हो जाए और हम वापस चलें। लेकिन दोनों में से कोई भी बात नहीं हुई, और एक बार फिर चलते चलते हमें शाम हो गई। शुक्रवार को हमारा पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हम अब प्यासे ही आगे बढ़ रहे थे, चुपचाप, बिना कुछ कहे। करीब 10 घंटे चलने के बाद मैंने देखा कि चट्टानें एक बार फिर से बदलनी शुरू हो गई थीं। चमकीले पत्थरों की जगह अब काले पत्थरों ने ले ली थी। मैंने अपना बायां हाथ उनके ऊपर फेरा और मेरा हाथ एकदम काला हो गया। ये कोयले की खदान है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन अभी तक इंसान यहाँ नहीं पहुंचे हैं। ये इंसानी छेड़छाड़ से पूरी तरह से सुरक्षित है, और मेरे ख्याल से अब हम यहीं रुक जाते हैं। वैसे भी रात के खाने का टाइम भी हो गया है। हैंस खाना तैयार करने लगा, लेकिन मुझे खाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल था। मुझे बस एक घूंट पानी चाहिए था। खाना खाकर अंकल और हैंस तो सो गए, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो पूरी रात मैंने प्यास के कारण करवटें बदलते हुए गुजारी। अगले दिन हम लगातार आगे बढ़ते गए। उन चट्टानों में जीवाश्मों का खजाना भरा पड़ा था, जो हमें इंसानी जीवन की उत्पत्ति के बारे में बहुत कुछ बता सकता था। लेकिन फिलहाल हमें बस आगे बढ़ने की धुन थी। हमें ऐसा लग रहा था जैसे उस खदान का कोई अंत ही नहीं है। हम सतह के पैरेलल आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम को 6 बजे हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। आगे, पीछे, ऊपर, नीचे कहीं भी कोई रास्ता नहीं था। ये सुरंग हर तरफ से बंद थी। अंकल ने कहा, अब ये तो साफ हो गया है कि हम उस रास्ते पर नहीं हैं जिस पर महान सक्नुसेम चले थे। तो आज रात हम यहीं आराम करेंगे और उसके बाद हम वापस जाएंगे। 3 दिन से भी कम समय में हम वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से हमने ये दाहिनी सुरंग ली थी। मैंने थोड़ा गुस्से में कहा, हाँ जरूर, अगर जिंदा बचे तो। ऐसा क्यों कह रहे हो हैरी? वो इसलिए अंकल, क्योंकि हमारे पास पानी बिल्कुल नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि बिना पानी के हम वापस वहां तक पहुंच पाएंगे। पानी नहीं है तो क्या हुआ बेटा, तुम्हारी हिम्मत तो बची है ना। मैं समझ गया कि अंकल से बहस करना एकदम बेकार है। रात भर के लिए हम वहीं रुक गए। उस समय 1 गिलास पानी पाने के लिए मैं हीरे की एक पूरी खदान भी देने को तैयार था। अध्याय 18। अगले दिन तड़के ही हम वापस लौट चले। बर्बाद करने के लिए समय नहीं था हमारे पास। मेरे हिसाब से हमें सुरंगों के उस चौराहे तक वापस पहुंचने में 5 दिन लगने वाले थे, अगर इस बीच हम जिंदा बचे तो। वापसी के अपने कष्टों के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। बस किसी तरह से हम आगे बढ़ रहे थे। प्यास के मारे बुरा हाल था। एक बार तो मैं बेहोश होकर भी गिर पड़ा। बड़ी मुश्किल से मुझे होश में लाया गया। मेरा गला सूखकर एकदम जलने लगा था। जबान तालू से चिपकी जा रही थी, और एक समय ऐसा भी आया जब मैं बोल भी नहीं पा रहा था।
आखिरकार 7 जुलाई के दिन सुबह 10 बजे किसी तरह रेंगते हुए हम उस चौराहे तक पहुंच गए। मैं प्यास से बस मरने ही वाला था। मैं वहीं लावे की चट्टान पर लेटा रहा। अब मेरे अंदर उठने की ताकत और हिम्मत दोनों ही नहीं थे। अंकल ने मेरा सिर अपनी गोद में रख लिया। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। मैंने देखा कि उन्होंने अपनी पानी की बोतल निकाली और मुझसे बोले, हैरी, ये पी लो। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या मैंने सही सुना था? क्या अंकल पागल हो गए थे? उन्होंने दोबारा मुझे हिलाते हुए कहा, हैरी, ये पानी पी लो। मैंने पानी की बोतल मुंह से लगा ली। उसमें बस एक घूंट पानी था, लेकिन उस एक घूंट पानी ने ही मेरे अंदर जैसे एक नए जीवन का संचार कर दिया। अंकल ने धीरे से कहा, हाँ हैरी, इसमें बस एक ही घूंट पानी था और ये पानी मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखा हुआ था। मैं जानता था कि जब तुम यहाँ पहुँचोगे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू अंकल, लेकिन अब हम आगे तो जा ही नहीं सकते। अब हमें लौटना ही होगा। बस इतनी दुआ कीजिए कि ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे दे कि हम वापस स्नेफल्स तक पहुँच पाएं। अंकल ने मेरी बात सुनी और बोले, हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो हैरी। ऐसा करो, तुम वापस लौट जाओ। पानी ने तुम्हें थोड़ी ताकत तो दी है, लेकिन लगता है कि तुम हिम्मत को पूरी तरह से हार चुके हो। तो क्या आप अभी तक हिम्मत नहीं हारे हैं अंकल? जब मैं सफलता के इतने करीब हूँ हैरी, तो हिम्मत कैसे हार सकता हूँ भला? प्यास जैसी छोटी सी चीज मुझे नहीं हरा सकती। ओह, तब तो हमें मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। नहीं हैरी, मैं तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तुम हैंस के साथ वापस लौट जाओ। अब आगे के सफर पर मैं अकेले ही जाऊंगा। अब या तो मैं धरती के केंद्र तक पहुंचूंगा या फिर कभी भी वापस धरती की सतह पर नहीं आऊंगा। इसलिए तुम और हैंस यहाँ से वापस चले जाओ। मैंने अपने मन में सोचा, लगता है ये आदमी पूरी तरह से पागल हो चुका है, लेकिन मुझे क्या, मैं तो वापस चला जाऊंगा। मैंने हैंस की तरफ देखा। वो शांति से बैठा हुआ अगले आदेश का इंतजार कर रहा था। मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा और मैंने ऊपर की तरफ इशारा किया। उसने अंकल की तरफ देखा और पूछा, क्या करना है मालिक? मैं हैरानी से चिल्लाया, मालिक? ये आदमी तुम्हारा मालिक नहीं है हैंस। ये आदमी पागल हो चुका है। इसे किसी की जान की परवाह नहीं है। अगर इसे यहाँ मरने का शौक है तो मरने दो। चलो, हम वापस लौट चलते हैं। मैंने हैंस का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोले, मैं जानता हूँ हैरी कि तुम प्यास से तड़प रहे हो। जब तुम बेहोश थे तब मैंने इस बाईं सुरंग में जाकर देखा था। ये सुरंग सीधी नीचे की तरफ जा रही है और मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ हमें पानी जरूर मिलेगा। कोलंबस जब अपनी खोज पर निकला था तब उसने भी अपने प्यासे साथियों से 3 दिन मांगे थे और उसके साथियों ने उसे वो 3 दिन दिए थे और उसका परिणाम आज हम सबके सामने है, अमेरिका। तो हैरी, मैं तुमसे 3 नहीं, सिर्फ 1 दिन मांग रहा हूँ। अगर 1 दिन के अंदर हमें पानी नहीं मिला तो मैं वादा करता हूँ कि अपना ये सफ़र यहीं ख़त्म कर दूंगा और तुम्हारे साथ वापस चलूंगा। अपनी निराशा और हताशा के बावजूद मैं ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस सफ़र के लिए अंकल ने कितना कुछ दांव पर लगाया है। अब ऐसी हालत में मेरे पास कहने को था भी क्या। ठीक है, ईश्वर हमें शक्ति दे, लेकिन जब तक हमें पानी नहीं मिलता है तो यूं समझ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी के बस कुछ घंटे ही बचे हैं। इसलिए बिना वक्त गंवाए चलिए आगे चलते हैं। और फिर मैं थके कदमों से बाईं तरफ वाली सुरंग की तरफ चल पड़ा। अध्याय 19। अब हम नए रास्ते पर बढ़ चले थे। हमेशा की तरह हैंस सबसे आगे चल रहा था। अभी हम कुछ दूर ही चले थे कि अंकल ने सुरंग की दीवारों को देखकर खुशी से उछलते हुए कहा, ये आदिम युग की चट्टानें हैं। इसका मतलब हम एकदम सही रास्ते पर हैं। रात के 8 बजे तक हम चलते रहे। पानी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। मेरे ऊपर एक बार फिर से बेहोशी सी छाने लगी। मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा और मेरे मुंह से निकला, मैं और नहीं चल सकता। आगे चल रहे अंकल मुड़कर मेरे पास आए। मेरी हालत देखकर उनके मुंह से निकला, ओह, सब खत्म हो गया। मैंने आखिरी बार उनका उदास चेहरा देखा और फिर मेरी आंखें मूंद गईं। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि अंकल और हैंस मेरे बगल में लेटे हैं। मैंने मन ही मन सोचा, ये सो रहे हैं या मर गए? मेरे सोने का तो कोई सवाल ही नहीं था। मेरी बेहोशी अब टूट गई थी और मेरे कानों में अंकल का वही वाक्य बार बार गूंज रहा था, सब खत्म हो गया। इसी तरह काफी समय गुजर गया। चारों तरफ कब्रिस्तान जैसी शांति पसरी हुई थी। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तभी अचानक किसी आवाज ने मुझे चौंका दिया।
मैंने देखा कि हैंस अपनी जगह से उठ रहा था। उसने अपनी टॉर्च ली और वहां से जाने लगा। मुझे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वो हमें यहाँ पर छोड़कर भाग रहा था? मेरे एकदम बगल में अंकल लेटे हुए थे। वो सो रहे थे या मर चुके थे, मैं नहीं जानता। मैंने उन्हें पुकारने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। मेरा गला सूख चुका था और जबान तालू से चिपकी हुई थी। हैंस के कदमों की आहट लगातार दूर जा रही थी और अंत में वो आहट भी अंधेरे में गुम हो गई। मेरा मरना तो करीब करीब तय था। मैंने अपने आप से कहा, हैंस, हमें छोड़कर मत जाओ प्लीज। और फिर कुछ देर के बाद मुझे अपनी इस सोच पर पछतावा होने लगा कि क्या सच में हैंस हमें छोड़कर जा सकता है। अभी तक वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हमारी मदद करता रहा था। अब वो इस तरह से हमें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता था। वो जरूर उस सुरंग के अंदर गया होगा। अगर उसे भागना होता तो वो दूसरी तरफ जाता। इस विचार ने मेरे मन को थोड़ी शांति दी। इसका मतलब था कि अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। अध्याय 20। मैं बहुत देर तक पड़ा हुआ यही सोचता रहा कि आखिर हैंस हमें इस हालत में छोड़कर कहाँ और क्यों गया है। अब तक मैं सैकड़ों कारण सोच चुका था और हर नया कारण पिछले वाले से भी अजीब होता था। शायद मैं पूरी तरह से पागल हो चुका था। तभी अचानक गुफा की गहराइयों में से कोई आवाज आई। मेरे मन में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। ये हैंस के कदमों की आहट थी। सबसे पहले मैंने उसकी टॉर्च की हल्की रोशनी को देखा, फिर हैंस की परछाई नजर आई और आखिरकार हैंस भी नजर आया। वो सीधा मेरे अंकल के पास गया और उनके कंधे हिलाकर उन्हें जगाने की कोशिश करने लगा। अंकल ने आंखें खोली और बोले, क्या हुआ? पानी। अंकल ने हैरानी से पूछा, पानी? कहाँ? नीचे की तरफ, मुझे मिला है। ये बात सुनते ही मेरे शरीर में भी एक नई जान सी आ गई और अपने थके हारे शरीरों से जितना तेजी से चल सकते थे हम उस रास्ते पर बढ़ने लगे। 1 घंटे में हम शायद कुछ किलोमीटर चले होंगे, लेकिन हम 2000 फीट नीचे आ चुके थे। और फिर हमें कुछ आवाज सुनाई दी। ये आवाज गुफा की दीवार के दूसरी तरफ से आ रही थी और हम सब इस आवाज को अच्छी तरह से पहचानते थे। ये पानी के बहने की आवाज थी। आधे घंटे तक हम और चलते रहे, लेकिन अभी तक पानी के दर्शन नहीं हुए। एक बार फिर से मेरी उम्मीद कम होने लगी। मैंने अंकल की तरफ देखा और वो बोले, हैंस ठीक कह रहा था, है तो ये पानी की ही आवाज। गुफा के दूसरी तरफ पक्का कोई नदी बह रही है। आधे घंटे तक हम और चलते रहे। अब हमें ऐसा महसूस होने लगा कि पानी के बहने की आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगी थी। इसका मतलब था कि हम शायद पानी की जगह से दूर जा रहे थे। हैंस उस जगह पर रुक गया जहां पानी सबसे अधिक करीब महसूस हो रहा था। मेरे अंदर और चलने की ताकत नहीं बची थी, तो मैं वहीं एक पत्थर पर बैठ गया। मेरे पीछे की दीवार के उस पार हमसे शायद बस 2 फीट की दूरी पर ही वो पानी बह रहा था, लेकिन फिर भी हमारी पहुंच से बहुत दूर था। तभी हैंस के चेहरे पर मैंने एक मुस्कुराहट देखी। वो उठकर दीवार के पास गया और उसके ऊपर अपने कान सटा दिए। शायद वो उस जगह को ढूंढ रहा था जहां पर पानी हमारे सबसे करीब था। जल्दी ही उसे वो जगह मिल गई, जमीन से 3 फीट ऊपर। हैंस आगे क्या करने वाला था, इसका अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मैं खुशी से चिल्लाया, हम बच गए! और फिर हैंस ने एक फावड़ा उठाया और दीवार पर जमीन से 3 फीट ऊपर एक जोरदार वार किया। ये काम कितना आसान था, लेकिन इससे पहले हमारे दिमाग में आया ही नहीं था। जमीन के इतना नीचे कोई भी सुरंग की दीवार तोड़ने का जोखिम नहीं ले सकता था, क्योंकि ऐसा करने से कुछ भी हो सकता था। गुफा की छत गिर सकती थी या उस सुरंग में पानी भर सकता था, लेकिन उस समय हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था। हैंस बड़ी ही सावधानी से दीवार में बस एक छोटा सा छेद बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझ में या मेरे अंकल में इतना धैर्य नहीं था कि हम ऐसे समय में इतनी सावधानी से काम करते। अगर हमने ये काम किया होता तो यकीनन हमारा बनाया गया छेद इतना बड़ा होता कि उस सुरंग में पानी भर जाता और हम उसमें डूब जाते। लेकिन हैंस एकदम अलग था। वो लगातार 1 घंटे तक काम में जुटा रहा। मेरे लिए वो 1 घंटा कई सदियों के बराबर था, लेकिन आखिरकार हैंस अपनी कोशिश में कामयाब हो ही गया। पानी की एक तेज धार उस छेद से फूट पड़ी और सीधी सामने की दीवार से टकराई। मैंने जल्दी से उस पानी को हाथ लगाया, लेकिन उसे छूते ही मेरी सारी खुशी हवा हो गई। ये पानी तो उबल रहा है, अंकल ने इत्मीनान से कहा। चिंता मत करो, जल्दी ही ये ठंडा हो जाएगा। सुरंग में भाप फैलने लगी और पानी की एक धारा नीचे की तरफ बढ़ चली। कुछ ही देर में पानी वाकई ठंडा हो गया और हम उसके ऊपर पागलों की तरह टूट पड़े। कितना सुकून मिला हमें। ऐसा लगा
जैसे सारी दुनिया की दौलत हमारे हाथ लग गई हो। उस समय वो पानी हमारे लिए किसी अमृत से कम नहीं था। उसने हमें दोबारा जीवन दान दिया था। हमने जी भरकर वो पानी पिया और उसके बाद पूरे दिल से हमने हैंस का शुक्रिया अदा किया। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम पानी की इस धारा का नाम हैंस नदी रख दें। आखिर उसने ही तो इसकी खोज की है। और फिर इस बात पर हम तीनों ही हंस पड़े। हैंस पानी पीने के बाद चुपचाप किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। मैंने अंकल से कहा, अंकल मेरे ख्याल से आगे चलने से पहले हमें इस छेद को बंद कर देना चाहिए। हम पानी को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए अपनी पानी की बोतलें भरने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। मेरी राय मानकर हैंस ने उस छेद को बंद करना चाहा। उसने कुछ पत्थर के टुकड़े लिए और उस छेद को भरने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि पत्थर वहां रुक ही नहीं रहे थे। ऊपर से वो गर्म पानी हैंस के हाथों को जला भी रहा था। मैंने निराश होते हुए कहा, ओह, ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत सारा पानी भरा हुआ है। तभी अंकल ने कहा, मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया है। हम इस छेद को बंद करने के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जब हमारी बोतलें खाली हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे? तब हमें फिर से पानी की दिक्कत आएगी। तो क्यों ना हम इस पानी को ऐसे ही बहने दें। इस सुरंग में ये लगातार हमारे साथ आगे बढ़ता रहेगा और हमें कभी भी पानी की कमी होगी ही नहीं। यानी हम अपनी नदी को साथ लेकर चलेंगे। ये बात सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा। हाँ, ये आइडिया तो अच्छा है अंकल, और फिर हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है हैरी, लेकिन ऐसा करते हैं, अभी एक बार थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। पानी मिलने की खुशी में मैं ये भूल ही गया था कि अभी भी रात का ही समय था। हमने वहीं पर अपना पड़ाव डाल लिया और अपने बिस्तरों में घुस गए और कुछ ही देर में हम तीनों चैन की गहरी नींद सो रहे थे। अध्याय 21। अगले दिन मैं अपनी सारी पुरानी तकलीफें भूल चुका था। मैं प्यासा नहीं हूं और नहीं रहूंगा, ये मेरा पहला एहसास था जागने के बाद। नीचे बहती पानी की धारा उसका सबूत थी। हमने जमकर नाश्ता किया और पेट भरकर पानी पिया। अब मैं पूरी तरह से तरोताज़ा महसूस कर रहा था। हैंस जैसा वफादार सहायक और मेरे जैसा भतीजा होने पर अंकल की सफलता में अब कोई संदेह बाकी नहीं रह गया था। अब अगर कोई मुझसे वापस स्नेफल्स पर जाने को कहता तो मैं उसे तुरंत ही मना कर देता। पूरे जोश के साथ हम आगे बढ़ने लगे। गुरुवार को सुबह 8 बजे हमने अपना सफर दोबारा शुरू किया। ग्रेनाइट पत्थरों से बनी उस सुरंग में हम आगे बढ़ने लगे। सुरंग की ढलान अब नीचे की तरफ हो गई थी। हमारे साथ चल रही पानी की धार कलकल करती हुई आगे बढ़ रही थी। उस दिन और उसके अगले दिन भी हम लगातार नीचे जाते रहे। शुक्रवार 10 जुलाई की शाम को हम रेक्जाविक से करीब 90 मील दक्षिण पूर्व और करीब 7.5 मील नीचे थे। अब हमारे सामने एक गहरा कुआं था। उसकी अथाह गहराई को देखकर अंकल खुशी से झूम उठे। ये हमें काफी नीचे तक लेकर जाएगा। और एक बार फिर से हम रस्सियों की मदद से नीचे उतरने लगे। हर घंटे हम किसी उभार पर रुककर थोड़ा सुस्ता लेते, कुछ गप्पे मार लेते, कुछ खा लेते और हमारे साथ चल रही हमारी खोजी हुई हैंस नदी का पानी पी लेते। बुधवार 15 जुलाई को हम 21 मील नीचे पहुंच चुके थे। मैंने अंकल से कहा, अंकल, मेरे मन में एक विचार आया है। आपका कहना है कि हम स्नेफल्स के पहाड़ से 150 मील दूर पहुंच चुके हैं, तो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो अब हम आइसलैंड में नहीं होंगे। मेरे हिसाब से अब हम खुले समुद्र के नीचे आ चुके हैं, यानी अथाह सागर इस समय हमारे सिरों के ऊपर है। अंकल ने थोड़ी देर तक कैलकुलेशन की और फिर खुशी से चिल्लाते हुए बोले, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने हैरी। 3 दिन के बाद 18 जुलाई शनिवार को हम एक गुफा में पहुंच गए। अंकल ने हैंस को उसका मेहनताना दिया और हमने वहीं पर पड़ाव डाल लिया। अगले दिन रविवार था तो हमने छुट्टी मनाने का फैसला किया। अध्याय 22। अगले दिन मैं आराम से सोकर उठा। ना ही उठने की कोई जल्दी थी और ना ही आगे सफर की हड़बड़ी। धरती की अथाह गहराई में छुट्टी मनाने का ये फैसला एकदम सही था। हम उस बड़ी सी गुफा में आराम से इधर उधर घूम रहे थे। हमारे बगल से ही हमारी हैंस नदी बह रही थी। ये पानी की एक छोटी सी धारा के रूप में थी। पानी अपने स्रोत से इतना दूर था कि अब उसकी गर्मी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और अब उसे कभी भी पिया जा सकता था। थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद अंकल अपने नोट्स वगैरह लेकर बैठ गए। कुछ देर तक उनको चेक करने के बाद उन्होंने कहा, मुझे पूरा यकीन है हैरी कि मेरी कैलकुलेशन हमारी एकदम सही पोजीशन हमें बता सकती हैं। जब वापस लौटेंगे तो मैं अपने सफर का पूरा रास्ता एक मैप पर दिखाऊंगा। ये तो अच्छी बात है अंकल, लेकिन क्या आपको यकीन है
कि आप पूरे सटीक तरीके से हमारे इस रास्ते की रूपरेखा तैयार कर लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल हैरी, मुझे अपनी कैलकुलेशन और अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर पूरा भरोसा है। मैंने हर टाइम अपने दिशा सूचक की स्थिति को नोट किया है। रास्तों के एंगल्स और दूरी का भी एकदम ठीक ठीक हिसाब रखा हुआ है। तुम इस दिशा सूचक को देखो और बताओ कि ये क्या दिखा रहा है। उसे बारीकी से देखने के बाद मैंने कहा, ये 45 डिग्री दक्षिण पूर्व दिखा रहा है अंकल। बिल्कुल ठीक। और अब मेरी कैलकुलेशन कहती है कि हम उस जगह से 250 मील दूर हैं जहां से हमने अपना सफर शुरू किया था। यानी अटलांटिक महासागर की विशाल लहरें हमारे सिर के ठीक ऊपर हैं और इस वक्त हम धरती के 50 मील नीचे आ चुके हैं। मैंने अपने साइंस में पढ़े लेसन्स को याद करते हुए कहा, लेकिन अंकल, साइंस के हिसाब से तो धरती की जो ऊपरी लेयर है उसकी मोटाई इतनी ही है। हाँ, तो मैंने कब मना किया हैरी? अंकल ने कहा। लेकिन अंकल, साइंस के नियम ये भी तो कहते हैं कि इस जगह का टेम्परेचर 150 डिग्री से ऊपर होना चाहिए। देखो हैरी, अभी तक हम जितना जानते हैं, यानी जितना हमने किताबों में पढ़ा है, उसके हिसाब से तो तुम्हारी बात एकदम ठीक है। लेकिन अंकल, फिर तो ये ग्रेनाइट यहाँ ठोस रूप में हो ही नहीं सकता ना, इसे पिघल जाना चाहिए। अंकल ने जवाब दिया, लेकिन तुम तो खुद देख रहे हो ना कि ये ठोस है। तो जो चीज़ हमारी आंखों के सामने है, हम उसे मानेंगे या किसी किताब में लिखी हुई बात को? हाँ, वो बात तो ठीक है अंकल, लेकिन तथ्य मेरी आंखों के सामने होते हुए भी मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है हैरी, ये बताओ अभी यहाँ का टेम्परेचर कितना है? मैंने थर्मामीटर चेक किया और बताया 27.6 डिग्री। इसका मतलब ये है हैरी कि विज्ञान की बात 1474.4 डिग्री से गलत है और गहराई के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है, ये नियम भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। क्या तुम्हें अब भी कुछ कहना है? मैं कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मुझे अभी भी इन तथ्यों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरा मानना था कि विज्ञान और उसके नियम अभी भी सही हैं। गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता ही है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा हो कि ये गुफा चारों तरफ से किसी हीट प्रूफ तत्व से ढकी हुई हो, जो ज्यादा तापमान को हम तक आने से रोक रहा हो। गर्म पानी का ये स्रोत भी इस बात का प्रमाण था। लेकिन अभी मैं अंकल के साथ इस तरह की किसी चर्चा में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैंने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपकी कैलकुलेशन तो ठीक है अंकल, लेकिन फिर भी आप मुझे इसका निष्कर्ष तो निकालने दीजिए। ठीक है, बताओ क्या कहना है तुम्हें? अंकल ने कहा, देखिए, हम अभी तक पृथ्वी की सतह से सिर्फ 50 ही मील नीचे आए हैं और हमें ये सफ़र शुरू किए हुए 20 दिन हो चुके हैं और धरती का जो सेंटर है उसकी दूरी है 5000 मील। तो अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो मेरे हिसाब से हमें वहां तक पहुंचने में 2000 दिन लगेंगे, यानी 5.5 साल लग जाएंगे अंकल। अंकल चुपचाप मेरी बात सुनते रहे, फिर बोले, तुम ना अपने इस हिसाब किताब को मारो गोली। मुझे पूरा यकीन है कि हम वहां तक जरूर पहुंचेंगे। हमसे पहले भी वहां कोई जा चुका है और हम भी जाएंगे। हाँ अंकल, उम्मीद तो मैं भी यही करता हूँ कि हम वहां पहुंच जाएं। लेकिन सवाल ये है, देखो हैरी, अगर तुम्हें ऐसी बकवास बातें करनी है तो तुम चुप ही बैठो और मुझे ये बताओ कि अभी इस जगह पर हवा का प्रेशर कितना है? अच्छा खासा है अंकल, मैंने कहा। तो अगर हम ऐसे ही धीरे धीरे नीचे चलते रहे तो हमारे शरीर उस दबाव को बिना किसी तकलीफ के सह लेंगे, है ना? लेकिन अंकल, कानों में जो दर्द बढ़ता जा रहा है उसके बारे में भी तो सोचिए। अरे वो कुछ भी नहीं है हैरी, अपने फेफड़ों की थोड़ी हवा को बाहर की हवा से मिलने दो और ये दर्द तुरंत गायब हो जाएगा। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। यहाँ पर आवाज़ें कितनी अच्छी तरह से सुनाई दे रही हैं। मैंने अंकल की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अरे तुम देखना हैरी, एक दिन लोग अपने बहरेपन के इलाज के लिए धरती के सेंटर तक का सफ़र किया करेंगे। लेकिन अंकल, इस हवा का वॉल्यूम तो लगातार बढ़ता ही रहेगा ना? हाँ, वो बात ठीक है हैरी, लेकिन जैसे जैसे हम सेंटर के नज़दीक पहुँचेंगे हम अपने आप को भारहीन महसूस करने लगेंगे। धरती की सतह पर चीज़ों का भार सबसे ज़्यादा होता है और उसके सेंटर में बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। अरे वो तो ठीक है अंकल, लेकिन हवा का प्रेशर तो बढ़ता ही रहेगा ना। एक टाइम ऐसा आएगा जब हवा का वॉल्यूम पानी के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे में हम आगे का सफ़र कैसे करेंगे? हम तो भारहीन हो जाएंगे और हवा पानी की तरह होगी, तो हम उसमें उतरेंगे कैसे? मेरे प्यारे भतीजे, उस समय हम खुद को पत्थरों से बांध कर नीचे की तरफ जाएंगे। ओह, आपके पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अब इसके आगे मेरे पास बहस करने के लिए और कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए मैं चुप हो गया। मैं जानता था
कि नीचे की तरफ बढ़ते दबाव के कारण एक टाइम ऐसा आएगा जब हवा पूरी तरह से ठोस रूप में बदल जाएगी और फिर हम उसे पार नहीं कर पाएंगे और वही हमारी यात्रा का अंत होगा। और तब जाकर शायद अंकल को मेरी बात का महत्व समझ में आए। इसीलिए मैंने तय किया कि अभी मैं अंकल से इस बारे में और बहस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो वो फिर से अर्न सक्नुसेम का उदाहरण देने लगते। अगर हम ये मान भी लें कि उन्होंने वाकई धरती के सेंटर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली थी, तो भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि 16वीं सदी में जब प्रेशर नापने के इंस्ट्रूमेंट्स बने भी नहीं थे, तब उस समय आखिर सक्नुसेम को ये कैसे पता लगा होगा कि वो धरती के सेंटर तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस अनसुलझे सवाल को मैंने अपने दिमाग से अपनी जुबान तक आने नहीं दिया और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत जुटाने लगा। वो पूरा दिन हमने कैलकुलेशंस करने और नतीजे निकालने में बिताया। मैं अंकल की हर बात से सहमत होने का दिखावा करता रहा। दूसरी तरफ हैंस था, जो बिना किसी कारण और परिणाम की चिंता किए भाग्य के बनाए रास्ते पर चुपचाप चलता जा रहा था। अध्याय 23। अगर सच कहें तो अब तक का सफर खुशनुमा ही रहा था, सिर्फ बीच वाले कुछ दिनों की परेशानी को छोड़कर। अब इतनी बड़ी खोज के रास्ते में थोड़ी बहुत परेशानियां तो आती ही हैं। छुट्टी के उस दिन के बाद कई दिनों तक हम लगातार नीचे की तरफ चलते रहे। कहीं कहीं पर तो ढलान एकदम खड़ी थी, जो हमें सीधे पृथ्वी के सेंटर की तरफ ले जा रही थी। किसी किसी दिन तो हम 5 से 6 मील तक का नीचे का सफर तय कर लेते थे। बेशक ये सफर काफी खतरनाक था और उसी समय के बीच में ही हमें अपने गाइड हैंस के धैर्य और हिम्मत का सही सही अंदाजा लगा। वो पूरे समर्पित भाव से हमारे साथ था। उसके बिना ये सफर शायद संभव ही नहीं हो पाया होता। उसकी चुप्पी अब दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और इस जगह का सूनापन हमारे दिमागों को प्रभावित कर रहा था। बहुत से लोग तो इस अकेलेपन में अपने दिमाग पर कंट्रोल ही शायद खो देते, लेकिन हैंस की हिम्मत उसे मजबूती दे रही थी और हमें भी। अगले 15 दिनों तक कोई खास घटना नहीं हुई। आज जब मैं अपनी उस यात्रा की यादों को लिख रहा हूँ तो बहुत सारी यादें तकलीफ देने वाली लगती हैं। एक घटना उनमें ऐसी भी थी जिसकी याद आज भी मेरे पूरे शरीर में डर और खौफ की लहर पैदा कर देती है। वो 7 अगस्त का दिन था। तब तक हम धरती के नीचे करीब 100 मील तक का सफर कर चुके थे। आइसलैंड से हम 600 मील दूर दक्षिण पूर्व में थे। उस दिन हमारी सुरंग करीब समतल हो गई थी। मैं एक टॉर्च लिए सबसे आगे चल रहा था। दूसरी टॉर्च अंकल के पास थी, जो सबसे पीछे थे। आगे बढ़ते हुए मैं पूरी तरह से उस जगह की खूबसूरती में खोया हुआ था। तभी अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मैं एकदम अकेला था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रहा था और शायद हैंस और अंकल पीछे छूट गए थे। कोई बात नहीं, मैं उनसे पीछे जाकर मिल लेता हूँ। ऐसा सोचकर मैं वापस पीछे चल पड़ा। लेकिन 15 मिनट तक चलने के बाद भी मुझे कोई नजर नहीं आया। अब मुझे घबराहट होने लगी। उस जगह पर किसी भी इंसान के होने के कोई सबूत नहीं थे। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन बेकार। मेरी ही आवाज कुछ देर तक गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजती रही और फिर सन्नाटा छा गया। अब मेरी घबराहट बढ़ने लगी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए खुद को समझाया, मैं उनको ढूंढ लूंगा। यहाँ कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। यकीनन मैं उनसे काफी ज्यादा आगे निकल आया हूँ। पीछे जाने पर वो मुझे जरूर मिल जाएंगे। मैं करीब आधे घंटे तक पीछे की तरफ वापस चलता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस जगह को पहचान भी नहीं पा रहा था। हर थोड़ी देर में रुककर मैं कोई आवाज सुनने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये जानता था कि इस जगह पर हवा का वॉल्यूम काफी ज्यादा था और वहां सुनाई देने वाली कोई आवाज असल में मीलों दूर भी हो सकती थी। लेकिन वहां पर कोई भी आवाज थी ही नहीं। पूरी तरह से बस सन्नाटा छाया हुआ था। मुझे बस अपने ही कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने कहीं कोई गलती कर दी है और मैं इस भूल भुलैया में कहीं भटक गया हूँ। मैंने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए अपने ही आप से कहा, घबराओ मत हैरी, यहाँ सिर्फ यही एक रास्ता है, तो कभी ना कभी तो वो लोग मुझे खोज ही लेंगे। मुझे बस ऊपर की तरफ चलते रहना होगा। हो सकता है उन्हें ये ना याद रहा हो कि मैं आगे हूँ और मुझे ना पाकर वो लोग भी पीछे की तरफ मुझे ढूंढने निकल गए हों। इसलिए अगर मैं तेजी से चलूँ तो पक्का उन्हें पकड़ पाऊंगा। मैंने आखिरी के ये शब्द जोर से कहे थे कि अगर आसपास कहीं वो लोग हों तो उनको मेरी बात सुनाई दे जाए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। मुझे अपने दिमाग को शांत रखने की पूरी कोशिश करनी थी, लेकिन मैं ये काम कर नहीं पा रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक राहत देने वाला विचार आया। अरे, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ।
इस भूल भुलैया में रास्ता दिखाने वाले अपने सबसे वफादार साथी को मैं कैसे भूल गया? उसके होते हुए तो मैं भटक ही नहीं सकता। और वो साथी है हमारी हैंस नदी। उसकी धारा के साथ साथ अगर मैं चलूं तो बिल्कुल सही रास्ते पर ही पहुंच जाऊंगा। इस विचार ने मुझे एक बार फिर जोश से भर दिया। उस समय मुझे अंकल के उस फैसले पर बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने हैंस को पानी के उस छेद को बंद करने से रोक दिया था। पानी की उस छोटी सी धारा ने कितनी ही बार हमारी प्यास बुझाई थी और अब वही मुझे अपने बिछड़ों से मिलाने वाली थी। ये फैसला करते ही मैंने उस पवित्र नदी में स्नान करके ही आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मैंने तुरंत अपने हाथ उस नदी के जल को छूने के लिए नीचे किए, लेकिन डर की लहर एक बार फिर से मेरे सर से लेकर पांव तक दौड़ गई। मेरे हाथ बस ग्रेनाइट की सख्त चट्टानों को टटोल रहे थे। जिस धारा का सहारा लेकर मैं आगे बढ़ने की सोच रहा था वो वहां थी ही नहीं। मेरी पवित्र हैंस नदी गायब हो चुकी थी। अध्याय 24। इंसानी भाषा का कोई भी शब्द उस समय मेरी निराशा को बयान नहीं कर सकता। मैं जैसे जिंदा ही दफन हो गया था। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरने के अलावा अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था। पानी की तलाश में पत्थरों को छूता हुआ मैं आगे रेंगने लगा। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उस धारा को छोड़ कैसे आया। जरूर ऐसा कुछ हुआ होगा कि जब मैंने अनजाने में किसी गलत सुरंग में पैर रखा तब मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि पानी की वो धारा वहां पर नहीं जा रही है। शायद जब पिछली बार हम रुके थे तब वहां से पानी किसी दूसरी सुरंग में चला गया और मैं बेख्याली में गलत सुरंग में चल पड़ा। इस तरह से तो अभी तक अंकल और हैंस पता नहीं कितनी दूर निकल गए होंगे। मैं कहाँ था और वापस कैसे जा सकता हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कहीं कोई सबूत, कोई चिन्ह नहीं था। ग्रेनाइट की उस चट्टान पर पैरों के कोई निशान भी नहीं थे। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी थी और बार बार एक ही बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि मैं भटक चुका हूँ, खो चुका हूँ, गुम हो चुका हूँ। पृथ्वी की अथाह गहराइयों में मैं गुम हो चुका था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती का भार मेरे कंधों पर पड़ रहा है और मैं उसके नीचे दबा जा रहा हूँ। ये परिस्थिति कितने भी अक्लमंद आदमी को पागल कर देने के लिए काफी थी। लेकिन चाहे जो भी हो, कैसे भी करके मुझे अपने दिमाग पर काबू तो रखना ही था। उम्मीद और हिम्मत को बरकरार रखे बिना वहां से निकलना संभव ही नहीं हो पाता। बिना कुछ सोचे समझे मैं जोर से चिल्ला पड़ा, अंकल! लेकिन उससे ना कोई फायदा होना था ना हुआ। मैं घुटनों के बल जमीन पर लुढ़क सा गया। आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर तक इसी स्थिति में रहने के बाद मेरे मन में थोड़ी सी हिम्मत का संचार हुआ। फिर मैंने एक सिस्टमैटिक तरीके से सोचना शुरू किया। सबसे पहले मैंने अपना राशन चेक किया। मेरे पास 3 दिन का राशन था। पानी की बोतल भी भरी हुई थी। तो इसका मतलब ये था कि अब बस मुझे उन लोगों को ढूंढने में अपना दिमाग और टाइम लगाना था। इसके लिए मुझे ये फैसला लेने की जरूरत थी कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे। मैं ऊपर की तरफ चल पड़ा। मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था जहां से मैंने उस पानी की धारा को छोड़ा होगा। अगर एक बार मैं वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाता तो फिर वहां से स्नेफल्स के पहाड़ तक आसानी से पहुंच सकता था। थोड़ा खाना खाकर और पानी पीकर तरोताज़ा होकर मैं अपने रास्ते पर बढ़ चला। 1 घंटे तक चलते हुए मैं हर पत्थर को बड़े ही गौर से देखता जा रहा था कि कहीं कोई निशानी मिल जाए या शायद कोई मोड़ ऐसा दिखाई दे जाए जिसे मैं पहचानता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मिला। ये वो सुरंग नहीं थी जहाँ मैं अपने साथियों से अलग हुआ था। ये तो धरती के अंदर किसी अंधेरी गली की तरह थी जो मुझे कभी भी अपने साथियों से नहीं मिलवाने वाली थी। एक समय ऐसा भी आया जब मैं बिल्कुल निष्प्राण सा होकर उस पथरीली जमीन पर बैठ गया। आगे रास्ता बंद था। अब आज ये सब लिखते हुए उस डर, उस घबराहट को बता पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरी आखिरी उम्मीद भी उस ग्रेनाइट की चट्टान पर जाकर एकदम खत्म हो गई थी। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से बस फुसफुसाहट ही निकल पाई। मेरी सांसें फूलने लगी थीं। लेकिन परेशानी ये थी कि मेरी मुसीबतों का अंत अभी नहीं हुआ था। उस अंधेरी गुफा में रोशनी का इकलौता साधन मेरी टॉर्च भी अब मेरा साथ छोड़ रही थी। शायद गिरने की वजह से उसमें कुछ खराबी आ गई थी और उसकी रोशनी लगातार कम होती जा रही थी। मन में निराशा के भाव लिए मैं लगातार उस कम होती रोशनी को देख रहा था। और फिर एक समय ऐसा भी आया जब कम होते होते वो रोशनी बिल्कुल गायब हो गई। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं पूरी तरह से अंधा हो चुका था और मेरे दिमाग पर से मेरा नियंत्रण खोता जा रहा था। मैंने अपने हाथों से उन ठंडी चट्टानों को टटोला और खड़ा हो गया। शायद मैं पागल हो चुका था। मुझे पता नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं पागलों की तरह
उस अंधेरी गुफा में नीचे की तरफ दौड़ने लगा। चीखता, चिल्लाता, गरजता, चट्टानों से टकराता हुआ मैं बस भागा जा रहा था। पत्थर मुझे जगह जगह खरोंचने लगे थे और मेरे पूरे शरीर से जगह जगह से खून बह रहा था। कुछ घंटों तक बेतहाशा दौड़ने के बाद थकान और सदमे की वजह से आखिरकार मैं किसी कपड़े की गठरी की तरह जमीन पर लुढ़क गया और बेहोश हो गया। अध्याय 25। बहुत देर बाद आखिरकार जब मुझे होश आया तो मेरा चेहरा भीगा हुआ था मेरे आंसुओं से। मैं कितनी देर बेहोश रहा मैं नहीं जानता और ना ही मेरे पास पता करने का कोई साधन था। चोट लगने के कारण मेरा बहुत सारा खून भी बह चुका था। थोड़ा सोचने समझने लायक होते ही मेरे दिमाग में जो सबसे पहला विचार आया वो ये था कि आखिर मैं मरा क्यों नहीं। इसका मतलब ये था कि शायद अभी भी कुछ करना बाकी रह गया था। मैं धीरे धीरे उठा और सुरंग की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। एक बार फिर से मेरे ऊपर बेहोशी सी छाने लगी। तभी अचानक मैंने एक बहुत ही जोरदार आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे सुरंग में कहीं कोई बिजली गिरी हो। फिर मैंने एक के बाद एक वैसी कई आवाजों को सुरंग की गहराई में गूंजते और शांत होते हुए सुना। ये आवाजें कहाँ से आ रही थीं? शायद धरती माँ की गोद में कुछ असाधारण घटना घट रही थी। कहीं कोई गैस का विस्फोट हुआ था या कोई चट्टान टूटकर गिरी थी। मैं फिर से ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। पूरे 15 मिनट तक सांस रोके मैं उस आवाज को सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके बाद वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दी। मैंने अपने कान सुरंग की दीवार से सटा दिए और फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कहीं दूर से हल्की सी कोई आवाज आ रही है, अस्पष्ट सी, एक बहुत ही दूर से आती आवाज। मैं उम्मीद और उत्साह से भर गया। बहुत ध्यान से सुनने पर मुझे अब पूरा यकीन हो गया कि ये किसी इंसान की ही आवाज थी, लेकिन वो आवाज इतनी धुंधली थी कि मुझे कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना तो पक्का था कि कहीं पर कोई बात कर रहा था और निश्चित रूप से ये आवाज इंसानी ही थी। मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीटते हुए ऐसी जगह पर ले गया जहां से ये आवाज थोड़ी ज्यादा स्पष्ट सुनाई दे रही थी, लेकिन थी ये अभी भी फुसफुसाहट जितनी ही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही धीमे स्वर में बात कर रहा हो या फिर कोई बहुत ही दूर हो। उस आवाज तक पहुंचने का कोई साधन मुझे समझ में नहीं आया। मैं अपनी पूरी शक्ति से जोर से चिल्लाया, इस उम्मीद में कि शायद वो मेरी आवाज सुन लें। मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं मर रहा हूँ। इसके बाद मैं सांसें रोककर किसी जवाब का इंतजार करने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ सन्नाटे की साएं साएं मेरे कानों में गूंजती रही। शायद मैं इतना कमजोर हो गया था कि मेरी आवाज मुझे तलाश रहे मेरे साथियों तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। मैं फिर से दीवार पर जगह जगह कान लगाकर सुनने लगा। अंत में मैं एक ऐसी जगह खोजने में कामयाब हो गया जहां आवाज काफी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, और यहाँ पर मुझे फिर से वही बिजली गिरने की आवाज आई जिसे मैंने पहली बार सुना था। कुछ समय तक सोचने के बाद मैंने अपने आप से कहा, अब मैं समझा, ये आवाज किसी दूसरी सुरंग से नहीं आ रही है। इस सुरंग की दीवारें ग्रेनाइट की बनी हैं, जिसे किसी भी तरह की आवाज भेद नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आवाजें इसी सुरंग के अंदर से ही आ रही हैं। शायद मैं अभी जिस जगह पर हूँ वहां पर इस गुफा की ध्वनि संबंधी किसी विशेषता के कारण ऐसा हो रहा है। मैंने दोबारा कान लगाकर सुना। इस बार मुझे और भी स्पष्ट सुनाई दिया। मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मेरा ही नाम पुकार रहे थे। आवाज इतनी दूर से आ रही लगती थी जैसे कोई अंतरिक्ष से मुझे बुला रहा हो। वो मेरे अंकल थे जो हैंस से कुछ कह रहे थे। मेरी समझ में आ गया कि अगर मैं उसी जगह से बोलूं तो वो जरूर मेरी आवाज सुन लेंगे। मेरे पास समय बहुत कम था। अगर मेरे साथी अपनी जगह से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते तो सुरंग की ये ध्वनि संबंधी विशेषता शायद खत्म हो जाती और फिर मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाती। मैंने एक बार फिर से अपनी सारी शक्ति बटोर कर आवाज दी, अंकल, अंकल हार्डविग। इसके बाद मैंने कुछ सेकंड तक इंतजार किया, क्योंकि मैं जानता था कि ध्वनि की तरंगें दूरी तय करने में थोड़ा समय लेती हैं। और फिर उसके बाद मुझे वो सुनाई दिया जिसका मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। हैरी, मेरे बच्चे, क्या ये तुम हो? मेरी धड़कनें एकदम तेज हो गईं और मेरे कान बजने लगे। उम्मीद अभी बाकी थी। अब थोड़ी थोड़ी अंतराल के बाद हमारे बीच सवाल जवाब होने लगे। हाँ अंकल, ये मैं हूँ। तुम कहाँ हो? मुझे नहीं पता। तुम्हारी टॉर्च खराब हो चुकी है। पानी की धारा खो गई। कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। मेरी रुलाई फूट पड़ी। मैंने कहा, अंकल सुनिए, मेरे अंदर बात करने की ताकत भी नहीं बची है। मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगा, पर क्या प्लीज आप मुझसे कुछ बात करते रहेंगे? थोड़ी देर चुप्पी छाई रही।
फिर अंकल की आवाज़ आई, हिम्मत रखो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे अंदर कमज़ोरी हो रही है तो तुम बातें मत करो। हम तुम्हें ऊपर और नीचे दोनों तरफ ढूंढ रहे थे। जैसे जैसे समय निकल रहा था हमारी उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे खो जाने से मेरा कितना बुरा हाल हो गया था। फिर हमने सोचा कि शायद तुम पानी की धारा के साथ ही होंगे, इसीलिए हम नीचे की तरफ आने लगे। हम बीच बीच में गोलियां भी चला रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद तुम उनकी आवाज़ सुन लोगे। लेकिन अब तुम हमें मिल गए हो, कम से कम हम बात तो कर पा रहे हैं। हो सकता है हमें एक दूसरे से मिलने में अभी थोड़ा टाइम और लग जाए। शायद इस गुफा की किसी ध्वनि संबंधी विशेषता के कारण ही हम एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, लेकिन ये भी एक बड़ी कामयाबी है मेरे बच्चे। जब अंकल ये सब बोल रहे थे तो मेरा दिमाग कुछ सोचने में लगा था। एक चीज़ को जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैंने दीवार से अपने होंठ सटाकर कहा, अंकल, पहले हमें ये पता करना होगा कि हमारे बीच दूरी कितनी है। हाँ हैरी, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या आपकी घड़ी आपके पास है अंकल? हाँ बिल्कुल है। तो ठीक है, आप मेरा नाम पुकारिए और टाइम नोट कर लीजिए। जैसे ही मैं आपकी आवाज़ सुनूंगा जवाब दूंगा। फिर जब आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे तो आप दोबारा समय देख लीजिएगा। ये तो बहुत बढ़िया तरीका बताया तुमने हैरी, इससे हम अपने बीच की दूरी का सही अंदाज़ा लगा पाएंगे। तो क्या तुम तैयार हो? जी हाँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम पुकारने वाला हूँ। 1 2 3। हैरी। मैं दीवार से कान लगाकर इंतजार करने लगा। जैसे ही मुझे मेरा नाम हैरी सुनाई दिया मैंने जवाब भेज दिया। कुछ देर बाद उधर से आवाज़ आई, 40 सेकंड। दोनों आवाज़ों के बीच 40 सेकंड का अंतर है। इसका मतलब आवाज़ को तुम तक पहुंचने में 20 सेकंड लगे हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 1 सेकंड में ध्वनि 1020 फीट की दूरी तय कर रही है, तो इसलिए 20 सेकंड में इसने 20,400 फीट की दूरी तय की होगी। ये शब्द मेरे सीने पर किसी हथौड़े की तरह पड़े। मैं चिल्लाया, 20,400 फीट? कोई बात नहीं हैरी, चिंता मत करो, हम तुम्हें खोज लेंगे। लेकिन हमें यह भी नहीं पता अंकल कि मैं नीचे की तरफ हूं या ऊपर की तरफ। तुम नीचे की तरफ हो हैरी। तुम बड़ी दरारों के किसी चौराहे पर पहुंच गए होंगे। हमें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां से कई रास्ते जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यकीनन हमें नीचे ही आना है। तुम हिम्मत बटोरो और ऊपर की तरफ चलो। अगर चल ना सको तो रेंगो, लेकिन आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। उनके इन शब्दों ने मेरे अंदर एक नई शक्ति का संचार कर दिया। उधर से फिर आवाज़ आई, अभी मैं तुमसे विदा लेता हूँ मेरे बच्चे। जैसे ही हम इस जगह को छोड़ेंगे हमें एक दूसरे की आवाज़ें सुनाई देनी बंद हो जाएंगी, तो जब तक हम मिलते नहीं हैं तब तक के लिए विदा। जल्दी ही हम साथ होंगे। अपनी पीड़ादायक यात्रा शुरू करने से पहले ये आखिरी शब्द मुझे सुनाई दिए थे। मैंने ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। ये उनका ही चमत्कार था कि मैं सुरंग में ऐसी जगह पहुंच सका था जहां से मेरी और अंकल की बातचीत संभव हो पाई थी, और इसी कारण अब मेरे मन में फिर से जीवित रहने की उम्मीद पैदा हो गई थी। अब मुझे बस आगे की तरफ जाना था। अगर अंकल की आवाज़ मुझ तक पहुंच सकी थी तो इसका मतलब ये था कि हमारे बीच कोई बाधा नहीं थी। अब बस मुझे अपनी सारी ताकत इकट्ठा करके उस दिशा में बढ़ना था। मैंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन पैरों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मैंने रेंगना शुरू कर दिया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन मैं इंच इंच करके आगे सरकने लगा। जल्दी ही रास्ते ने खतरनाक रूप ले लिया। ढलान एकदम खड़ी हो गई। अब मैं फिसलने लगा। मैंने दीवार पर उभरी हुई चट्टानों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे शरीर में खुद को बचाने की ताकत ही नहीं बची थी, और अचानक मेरे पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। मैं एक अंधेरे गड्ढे में गिर रहा था। उस कुएं में दीवारों पर उभरे हुए पत्थरों से टकराने लगा था, और फिर कुछ देर बाद मेरा सिर एक सख्त चट्टान से टकराया और मैं होश खो बैठा। शायद यही मेरी मौत थी। अध्याय 26। होश में आने पर मुझे धुंधला प्रकाश दिखाई दिया। मैं एक नर्म और आरामदायक बिस्तर पर लेटा हुआ था। सामने अंकल थे और उनकी नज़रें मेरे ऊपर ही जमी हुई थीं। उनके चेहरे पर दुख था और आंखों में आंसू। मेरी आंखों में देखकर वो बोले, तुम बच गए हैरी। हाँ अंकल, मैं धीरे से बुदबुदाया। अंकल ने मुझे गले से लगाकर जोर से अपनी बाहों में भींच लिया। आमतौर पर वो अपनी भावनाओं को काबू में रखने वाले इंसान थे, लेकिन उस समय मैं साफ साफ देख पा रहा था कि वो मुझसे कितना प्यार करते थे। तभी हैंस भी वहां आ गया। मुझे होश में आया देख उसने भी राहत की सांस ली। मैंने अंकल से सवाल किया, हाँ तो अंकल, अब जब एक बार फिर से हम सब साथ मिल गए हैं तो आप मुझे बताइए कि अभी हम कहाँ पर हैं। मुझे तो अपनी लोकेशन का कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अंकल ने जवाब दिया, ये सब बातें कल करेंगे हैरी। अभी तुम बहुत कमज़ोर हो,
तुम्हारे सिर पर पट्टी बंधी हुई है और तुम्हें आराम की जरूरत है। कल मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। अच्छा, कम से कम ये तो बता दीजिए कि आज कौन सा दिन है और अभी टाइम क्या हुआ है। अभी रात के 11 बजे हैं हैरी, और आज संडे का दिन है। तारीख है 9 अगस्त, और अब तुम 10 अगस्त आने तक और कोई सवाल नहीं करोगे। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक खूबसूरत सी गुफा में पाया। हमारा सारा सामान वहां आसपास रखा हुआ था। दीवारें इंद्रधनुषी रंगों में चमक रही थीं और फर्श पर नर्म रेत बिछी हुई थी। मेरे मन में एक विचार आया कि कहीं कोई टॉर्च तो जल नहीं रही है। फिर गुफा के मुहाने से ये हल्की हल्की रोशनी कैसे आ रही है, और इसके साथ ही एक धीमी सी आवाज भी आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे लहरों की आवाज हो। कभी कभी हवा की सरसराहट भी सुनाई दे रही थी। शायद रोशनी की कोई किरण कहीं से आ रही थी नीचे तक, जिसके कारण वहां प्रकाश हो गया था। लेकिन ये लहरों और हवा की आवाजें कहाँ से आ रही थी? मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि अंकल आ गए। मुझे जगा हुआ देखकर उन्होंने खुशी से कहा, आज तो तुम काफी ठीक लग रहे हो। जी हाँ अंकल, अब मैं काफी बेहतर हूँ। अरे अब तुम जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। मैं और हैंस लगातार तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए थे। तुम्हारे जख्म भर रहे हैं और जल्दी ही तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तुम्हारा बुखार भी उतर गया है और अभी तुम्हें खाना खाने की सख्त जरूरत है। हैंस ने तुम्हारे घावों पर कोई खास दवाई लगाई है जिससे ये इतनी जल्दी भर गए। बड़ा ही होशियार आदमी है वो। फिर अंकल ने मेरे सामने बहुत सारा खाना रख दिया। मैं जल्दी से उस पर टूट पड़ा। खाना खाने के बाद मैंने अंकल पर सवालों की झड़ी लगा दी। उन्होंने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि मैं एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर पड़ा था, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि जिस चट्टान से मैं सबसे पहले टकराया वो भी टूट गई और मेरे साथ ही नीचे गिरने लगी। इस तरह गिरने का पूरा झटका उस चट्टान पर पड़ा, वरना तो मेरी मौत निश्चित थी। तुम्हारा बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था हैरी, लेकिन अब हमें और भी सावधान रहना होगा, अंकल ने कहा। वैसे तुम इतना परेशान से क्यों दिखाई दे रहे हो हैरी? असल में अंकल, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। आपने अभी कहा कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा सिर यानी मेरा दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम पैदा हो गई है। मुझे अजीब अजीब सी चीजों का आभास हो रहा है। अजीब सी चीजें? वो क्या हैरी? मैं समझाता हूँ आपको। हम धरती के ऊपर तो नहीं आए हैं ना अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं वाकई पागल हो गया हूँ अंकल। मुझे रोशनी नजर आ रही है, लहरों की आवाजें आ रही हैं और हवा के बहने की भी आवाज आ रही है। अंकल मुस्कुराए और बोले, और इन बातों से तुम परेशान हो रहे हो? तो और क्या, परेशान तो होऊंगा ही। क्या आप इनकी कोई क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं? अंकल ने कंधे उचकाए और बोले, मैं इसे समझा नहीं सकता, क्योंकि हमारी और तुम्हारी समझ से बाहर की चीज है ये। नेचर के अभी ऐसे बहुत सारे राज हैं हैरी, जो इंसानों की समझ से परे हैं। अभी तो हमें बहुत कुछ जानना और समझना है। तो ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा। 1 मिनट रुको हैरी, तुम अभी अभी बीमारी से उठे हो। खुली हवा में निकलने से पहले तुम्हें सावधानी बरतनी चाहिए। खुली हवा? क्या मतलब? बाहर बहुत तेज हवा चल रही है हैरी। मैं तुम्हें कोई भी लापरवाही बरतने नहीं दूंगा। अगर दोबारा बीमार हो गए तो हम सब फिर परेशान हो जाएंगे। हमारी आगे की समुद्री यात्रा बहुत लंबी हो सकती है। मैं हैरानी से चिल्ला पड़ा, समुद्री यात्रा? इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है हैरी जो तुमने सुना, समुद्री यात्रा। इसीलिए तुम अभी 1 दिन और आराम करो। कल हम अपना सफर शुरू करेंगे। सफर शुरू करेंगे? लेकिन कैसे? क्या? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या हमने कोई झील या नदी खोज ली थी, या हमें धरती के नीचे किसी समुद्र के किनारे पर खड़ा कोई जहाज मिल गया था? मेरी उत्सुकता अपने चरम पर थी। अंकल ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार थक हार कर उन्होंने मुझे बाहर निकलने की परमिशन दे ही दी। मैंने तुरंत अपने कपड़े पहने, अंकल की संतुष्टि के लिए एक चादर ओढ़ी और गुफा से बाहर निकल गया। अध्याय 27। पहले पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरी आंखें जो अंधेरे की आदी हो चुकी थीं, वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाईं और मुझे ना चाहते हुए भी उन्हें बंद करना पड़ा। जब मैंने आंखें खोली तो मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। उस दृश्य की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं पागलों की तरह चिल्लाने लगा, ये तो समुद्र है, समुद्र है। अंकल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। हाँ, बिल्कुल समुद्र है, और भविष्य में कोई खोजी इस बात को नकार ना सके कि ये समुद्र मैंने ढूंढा है, इसीलिए मैंने इसे नाम दिया है भूगर्भीय सागर। ये बात एकदम सही थी। हमारे सामने पानी का विशाल भंडार था। जहां तक नजर जा रही थी बस पानी ही पानी। उसका दूसरा किनारा हमें दिखाई ही नहीं दे रहा था। इस किनारे पर सुनहरी रेत
और कभी वहां डेरा जमाए सीपियों के खोल पड़े थे। लहरें लगातार किनारों से टकराकर एक सुरीली आवाज पैदा कर रही थीं। हमारे सिर के बहुत ऊपर चट्टानों की छत थी। हम हर तरफ से पथरीली चट्टानों से घिरे हुए थे और समुद्री लहरें लगातार उनसे टकरा रही थीं। ये बड़ी ही अजीब और अकल्पनीय बात थी कि धरती के अंदर पत्थरों से घिरी उस जगह के बीच में एक विशाल समुद्र हिलोरे मार रहा था। एक और बात थी जिसने मुझे दुविधा में डाल रखा था। आखिर मैं दूर तक फैले हुए उस विशाल सागर को देख कैसे रहा था, जबकि वहां तो घुप अंधेरा होना चाहिए था, लेकिन वहां तो हर तरफ दिन जैसी रोशनी निकली हुई थी। हाँ, ये बात अलग थी कि ये रोशनी ना तो सूरज की चमक जैसी थी और ना ही चांद की चांदनी जैसी, और ना ही उसमें सितारों की झिलमिलाहट थी। वहां एक अलग ही तरह की दूधिया सी रोशनी फैली हुई थी, जिससे सागर का पानी रोशन हो रहा था। हमारे सिरों के ऊपर धुंधले भाप का पूरा एक बादल सा फैला हुआ था, जो लगातार इधर उधर चल रहा था। मैंने सोचा था कि इस गहराई में लग रहे दबाव के कारण वेपराइजेशन ही नहीं होगा, लेकिन वहां तो भाप के बादल हमारे सिरों के ऊपर मंडरा रहे थे। ये शायद फिजिक्स का कोई ऐसा नियम था जिसे मैं भूल चुका था। उन बादलों में कभी कभार बिजली भी चमक उठती थी। वहां से निकल रही रोशनी के कारण हमारी परछाइयां रेत पर नजर आ रही थीं, लेकिन ये रोशनी हमारे सूरज की तरह नहीं थी और ना ही उसके अंदर गर्मी थी। इन सारी बातों के साथ मैं ये भी अच्छी तरह जानता था कि ऊपर फैले हुए खूबसूरत आसमान के ऊपर ग्रेनाइट की एक ठोस छत भी है, जो कभी भी हमें रौंद सकती है। मुझे एक अंग्रेज विद्वान की बात याद आ गई, जिन्होंने पृथ्वी की तुलना एक खोखले गोले से की थी, जिसके अंदर बहुत अधिक दबाव के कारण हवा भी रोशन रहती है। शायद उन विद्वान की बात सही थी। असल में हम एक बहुत ही विशालकाय गुफा में कैद थे। इस गुफा की लंबाई और चौड़ाई का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। दूर क्षितिज तक फैले कोहरे के कारण हमें समुद्र का दूसरा किनारा नहीं दिख रहा था और ना ही अपने ऊपर की छत नजर आ रही थी। ये छत शायद कई मील ऊपर थी। कुछ नीचे वाले बादल तो हमसे बस 1200 मीटर की दूरी पर ही थे, लेकिन उनसे भी ऊपर और बादलों के झुंड फैले हुए थे। मैं चुपचाप खड़ा इस अद्भुत चमत्कार को निहार रहा था। उस वक्त मुझे कैसी कैसी अनुभूति हो रही थी, मैं उसे बता नहीं सकता। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हूँ। मैं एक सम्मोहन में बंधा बस उन सारी चीजों को निहारे जा रहा था। इसके अलावा एक बात और भी थी। उस जगह ने मेरे फेफड़ों में ताज़ी और साफ हवा भरकर मुझे जैसे एक नया जीवन सा दे दिया था और मैं पहले से अपनी तबीयत काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। 47 दिन अंधेरी गुफा में गुजारने के बाद खुली हवा में सांस लेना कैसा महसूस हो रहा था, मैं बता नहीं सकता। अंकल ने मुझसे कहा, क्या तुम किनारे पर और आगे तक चल सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल अंकल। तो ठीक है, मेरा हाथ पकड़ लो, हम किनारे पर थोड़ी दूर तक टहलते हैं। मैं अंकल का हाथ पकड़कर आगे की तरफ चल दिया। हमारे बाईं तरफ पत्थरों के विशाल पहाड़ थे, जिनसे झरने उस सागर में गिर रहे थे। उन झरनों से उठने वाली फुहारें पत्थरों पर इधर उधर मंडरा रही थीं। कहीं कहीं गर्म पानी के सोते भी फूट रहे थे। उस घाटी में मैंने हमारी छोटी सी हैंस नदी को भी गिरते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे ये धारा सदियों से वहां बह रही हो। तभी मेरा ध्यान एक अजीब सी चीज की तरफ गया। अभी हम मुश्किल से 500 मीटर ही चले होंगे कि एक चट्टान के किनारे से मुड़ते ही हमने अपने आप को ऊंचे ऊंचे पेड़ों के एक जंगल के सामने खड़ा पाया। उन पेड़ों के तने सीधे थे, जिनके ऊपर छतरीनुमा छतें बनी हुई थीं। तेज बहती हवा में भी ये पेड़ ऐसे शांत खड़े थे जैसे पत्थर के बने हों। मैं तेजी से उन पेड़ों की तरफ चल पड़ा। मेरे पास उस जगह के लिए कोई नाम नहीं था। क्या ये जमीन पर पाई जाने वाली पेड़ों की 2000 जातियों में से कोई नहीं थे? क्या हमने कोई नई स्पीशीज खोज निकाली थी? जल्दी जल्दी चलते हुए जब मैं उन विशाल पेड़ों के नीचे पहुंचा तो मेरा आश्चर्य एक आदर में बदल गया। असल में ये पेड़ धरती पर पाए जाने वाले एक बड़े ही आम पौधे का विशाल स्वरूप थे। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कुकुरमुत्तों का जंगल है, यानी मशरूम्स का। ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि अंकल की बात सही थी। शायद उस जगह की मिट्टी के कारण इन पौधों को ये विशालकाय रूप मिला था। उनका तना करीब 40 फीट ऊंचा था और अंडाकार छत का डायमीटर भी करीब उतना ही था। ये हजारों की संख्या में वहां उगे हुए थे। ये जंगल इतना घना था कि उसके अंदर रोशनी ना के बराबर थी और वहां घुप अंधेरा फैला हुआ था। हम अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सके और उस घने अंधेरे और ठंडे क्षेत्र में घुस गए। करीब 1 घंटे तक हम उस जंगल में भटकते रहे और फिर वापस समुद्र के किनारे की तरफ लौट आए। लेकिन ये जगह सिर्फ उन विशाल मशरूम्स से ही नहीं भरी पड़ी थी। उस जगह पर तो कदम कदम पर अद्भुत नज़ारे थे।
अभी हम कुछ 100 मीटर ही आगे बढ़े होंगे कि हमारा सामना धरती पर आमतौर पर पाए जाने वाले एक और पौधे के विशाल स्वरूप से हुआ। हमारे सामने 100 फीट ऊंची घास खड़ी हुई थी। अंकल खुशी से चिल्लाए, ये तो अद्भुत है, शानदार है। ये देखो हैरी, ये देखो, आज तक किसी भी इंसान ने ऐसा बेहतरीन नजारा नहीं देखा होगा। ये ईश्वर का बनाया हुआ जंगल है। अगर यहाँ पेड़ों का साइज ऐसा है तो जरा सोचो इसमें रहने वाले जीव जंतु कैसे होंगे। अंकल की ये बात सुनकर मेरे कान चौकन्ने हो गए। अगर अंकल की बात सही थी तब तो ये बात हमारे लिए चिंता का कारण हो सकती थी। जानवर अंकल? हाँ हाँ, क्यों नहीं हैरी, जरा अपने पैरों के नीचे देखो। ये सारी जगह तो जानवरों की हड्डियों से भरी पड़ी है। हड्डियां? अरे हाँ, यहाँ तो वाकई बहुत सारी पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं अंकल। मैंने नीचे झुककर वहां पड़ी 1-2 पुरानी हड्डियों को उठा लिया। किसी पेड़ के तने की तरह नजर आ रही उन हड्डियों को पहचानना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अरे, ये तो किसी मैमथ का दांत है, और वो किसी डायनोथेरियम का जबड़ा, और वो उधर देखिए किसी मेगाथेरियम के पैर की हड्डी पड़ी हुई है। ये तो सचमुच का जंगल है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कभी जानवर भरे हुए थे। इन घने जंगलों में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी होगी। और वो उधर देखिए अंकल, पूरा कंकाल ही पड़ा है। लेकिन मुझे अभी भी ग्रेनाइट की इस विशाल गुफा में जीवों की मौजूदगी की बात पर यकीन नहीं हो रहा है। और ऐसा क्यों भला हैरी? क्योंकि ये तो हम जानते हैं अंकल कि धरती पर जीव तभी आए जब उसकी सतह की गर्म चट्टानें मिट्टी के निर्माण के कारण ठंडी हो चुकी थीं। तुम्हारे सवाल का जवाब मेरे पास है हैरी, और वो ये कि इस जगह की मिट्टी भी धरती की सतह की मिट्टी के समान ही है। जियोलॉजी के नियमों के हिसाब से इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। जब मिट्टी का निर्माण हो रहा था तब धरती की सतह लचीली थी, जो ऊपर और नीचे किसी भी दिशा में जा सकती थी। तो इस बात की काफी संभावना है कि उसी समय कहीं से बहुत सारी मिट्टी इस विशालकाय गुफा में सरक गई होगी। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ हो सकता है अंकल, लेकिन अगर इस जगह पर कभी जानवर रहा करते थे तो हो सकता है कि अभी भी वो यहाँ पर हों। मेरी इस बात का अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने और मैंने साथ साथ ही अपनी नजरें दूर दूर तक हर जगह पर दौड़ाईं, लेकिन हम दोनों को ही किसी भी जीवित प्राणी के कोई संकेत वहां नजर नहीं आए। करीब 1 घंटे तक हम लोग वहां पर और रहे। उसके बाद अपनी गुफा में आकर खाना खाकर हम लोग सो गए। अध्याय 28। अगली सुबह मैं पूरी तरह तरोताज़ा होकर उठा। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना आज जब मौका हाथ लगा है तो नहा लिया जाए। बस मैं उस सागर में उतर गया। उसके ठंडे पानी में देर तक नहाने के बाद मेरी सारी थकान जैसे गायब हो गई। अब मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। इतने दिनों में हमारे गाइड मिस्टर हैंस ने भी खाना पकाना अच्छी तरह से सीख लिया था। हमारे पास आग, पानी, खाना और छत सब कुछ था। बहुत दिनों के बाद मैंने वैसा बेहतरीन नाश्ता किया। अंकल मुझे खाते देखकर मुस्कुराते रहे, फिर बोले, चलो अब नाश्ता तो हो गया हैरी। ये ज्वार का समय है और मैं इसकी स्टडी करना चाहता हूँ। मैंने हैरानी से कहा, क्या आप वो ज्वार भाटा वाले ज्वार की बात कर रहे हैं? हाँ हैरी, मैं बिल्कुल उसी ज्वार की बात कर रहा हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ इतनी गहराई में भी चांद और सूरज का प्रभाव यहाँ पड़ रहा होगा? क्यों नहीं पड़ेगा हैरी? ब्रह्मांड के नियम हर जगह एक ही तरह से काम करते हैं और ये जगह भी उनसे अछूती नहीं है। ये अलग बात है कि अभी तक इस बात का कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है, लेकिन इस गहराई में इतने प्रेशर के बीच भी इस सागर की लहरें वैसा ही बर्ताव कर रही हैं जैसा अटलांटिक सागर की लहरें करती हैं। हम जल्दी से किनारे पर पहुंचे जहां समुद्र की लहरें लगातार चट्टानों से टकरा रही थीं। यकीनन वो हर पल बढ़ रही थीं। मैंने अपने पैरों के नीचे बहते पानी को देखकर कहा, ये तो वाकई ज्वार उठ रहा है। हाँ हैरी, और तुम देखना थोड़ी ही देर में पानी 10-12 फुट तक ऊपर चढ़ जाएगा। ये तो वाकई बहुत ही हैरानी भरी बात है अंकल। भला कौन विश्वास करेगा कि धरती के इतना नीचे पानी का ऐसा विशाल भंडार होगा जिसमें लहरें उठ रही होंगी, हवा चल रही होगी, तूफान आ रहे होंगे। अगर कोई मुझसे ये कहता तो मैं तो उसे पागल के अलावा और कुछ नहीं समझता। अच्छा ये बताओ हैरी कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इसका कोई कारण तुम मुझे बता सकते हो? देखिए अंकल, अगर आप गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ने की थ्योरी को गलत करार देते हैं तो फिर मेरे पास कोई कारण नहीं है। अरे वो थ्योरी तो तुम्हारे सामने ही गलत साबित हो रही है हैरी। ऐसी कोई वजह नहीं है जो ये बता सके कि यहाँ पर समुद्र क्यों नहीं हो सकता। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ पूरा देश भी हो सकता है। हो सकता है अंकल, लेकिन वहाँ कोई रहता थोड़ी होगा। क्यों नहीं रह सकता होता?
देखना तुम जरूर गलत साबित होंगे हैरी। मुझे तो ये भी लग रहा है कि ये समुद्र मछलियों से भरा होगा। हालांकि अभी तक हमें मछलियां दिखाई नहीं दी हैं और वैसे उसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है। अच्छा ये तो बताइए अंकल कि हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पर? आपके इंस्ट्रूमेंट्स इस बारे में क्या बता रहे हैं? हम आइसलैंड से 1050 मील दूर हैं हैरी, और मैंने इन सारी कैलकुलेशंस को कई बार चेक किया है। इसमें 400 मीटर से ज्यादा का अंतर नहीं होगा। और ये दिशा कौन सी है अंकल? क्या हम अभी भी दक्षिण पूर्व में ही हैं? हाँ एकदम ठीक हैरी, लेकिन जो दिशा बताने वाला यंत्र है उसकी सुई थोड़ा अलग बर्ताव कर रही है। धरती पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इसकी सुई नीचे की तरफ रहती है, लेकिन यहाँ पर वो ऊपर की तरफ उठ रही है। मैं खुशी से चिल्लाते हुए बोला, ओह, तो इसका मतलब तो ये हुआ अंकल कि हमारी धरती का जो मैग्नेटिक पोल है वो धरती और हमारे बीच में कहीं पर है। बिल्कुल सही कहा तुमने हैरी। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक पोल है वो धरती की अथाह गहराई में नहीं बिल्कुल बल्कि सतह के करीब ही है। वाह अंकल, ये खोज तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को भौचक्का करके रख देगी। अंकल दार्शनिकों वाले स्टाइल में बोले, विज्ञान भी कभी कभी कितना अजीब बर्ताव करता है हैरी। हर गलती एक नया सबक देती है और अगली खोजों का रास्ता खोलती है। अच्छा ये तो बताइए अंकल कि हम नीचे कितना आ चुके हैं? हम सतह से करीब 100 मील नीचे हैं हैरी। इसका मतलब ये हुआ अंकल कि हम स्कॉटलैंड के नीचे हैं और हमारे ऊपर ग्रैम्पियन पहाड़ खड़ा है। अंकल ने हंसते हुए कहा, हाँ तुमने सही कहा। ये बात कितनी डरावनी है ना हैरी कि इस जगह के ऊपर इतना वजन रखा हुआ है, लेकिन ईश्वर ने इस जगह को बहुत ही मजबूत खंभों पर टिका रखा है जो पूरी तरह से ठोस ग्रेनाइट से बने हैं। इंसान तो सपने में भी ऐसी जगह के बारे में सोच नहीं सकता। अच्छा अब ये बताइए अंकल कि आगे के बारे में आपका क्या विचार है? अब हम वापस धरती पर चलें या आप कुछ और करना चाहते हैं? अंकल एकदम से तुनक कर बोले, वापस चलें? तुम ऐसी बचकानी बात सोच भी कैसे सकते हो हैरी? हमें तो अभी बहुत आगे जाना है। अभी तक किस्मत ने हमारा पूरा साथ दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन अंकल हम पानी के इस विशाल भंडार को कैसे पार करेंगे? देखो हैरी, यकीनन हम इसे तैर कर तो पार करेंगे नहीं। और एक बात और याद रखो कि समुद्र भी किसी झील की ही तरह जमीन से घिरे होते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि ये समुद्र भी ग्रेनाइट से घिरा होगा। तो तुम्हें यह नहीं लगता कि एक बार हम दूसरे किनारे पर पहुंच गए तो आगे जाने का कोई ना कोई रास्ता हमें जरूर मिल जाएगा? अच्छा ठीक है, वैसे आपको क्या लगता है अंकल ये समुद्र कितना चौड़ा होगा? मेरे हिसाब से ये 100-150 मील के बीच में होना चाहिए, थोड़ा बहुत इधर उधर। अच्छा मान लिया कि आपका अंदाजा सही है अंकल, तो दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसके बाद हम क्या करेंगे? वो मैं तुम्हें अभी कैसे बता सकता हूँ हैरी, वो तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। तो अब हम इस बहस को यहीं खत्म करते हैं और कल से हम नाव से अपना आगे का सफर शुरू करेंगे। नाव? लेकिन यहाँ नाव कहाँ से आएगी? हाँ ये सही सवाल पूछा तुमने हैरी। तुम इसे नाव तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बेड़ा जरूर कह सकते हो। बेड़ा? लेकिन इस जगह पर बेड़े का इंतजाम करना भी तो उतना ही मुश्किल है अंकल जितना नाव बनाना। हैरी, अगर तुम बोलने की बजाय थोड़ा सुनते तो अब तक तुम्हें सब कुछ पता चल गया होता। क्या सुनता? ये ठक ठक की आवाज सुनो। हैंस कई घंटों से बेड़ा बनाने के लिए पेड़ों को काट रहा है। बेड़ा बनाने के लिए? लेकिन उसे बेड़ा बनाने के लिए पेड़ कहाँ मिले? चलो दिखाता हूँ। अंकल मुझे अपने साथ ले गए। 15 मिनट के बाद हम एक जगह पर पहुंचे जो किसी बंदरगाह की तरह थी। उसके दूसरी तरफ हैंस बेड़ा बनाने पर काम कर रहा था। वहीं पास में एक आधा अधूरा बेड़ा बना हुआ पड़ा था। ये एक खास तरह की लकड़ी से बना था। मैंने हैरानी से अंकल से पूछा, लेकिन ये लकड़ी आई कहाँ से? कौन सी लकड़ी है ये? ये फॉसिल लकड़ी है, यानी जीवाश्म लकड़ी, जो लाखों सालों तक दबाव झेल झेल कर बनी है। लेकिन अगर ऐसा है अंकल तो ये लोहे की तरह भारी हो चुकी होगी और पानी में डूब जाएगी। हाँ ऐसा हो सकता है हैरी, लेकिन जो लकड़ियां तुम देख रहे हो ये अभी पूरी तरह से फॉसिल नहीं बनी हैं। हमारे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये तैरेगी जरूर। इतना कहकर अंकल ने नीचे पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उसे समुद्र में फेंक दिया। लकड़ी का वो टुकड़ा कुछ देर तक पानी के नीचे रहने के बाद ऊपर आ गया। हवा उसे इधर उधर तैराने लगी। अंकल मुस्कुराते हुए बोले, अब आया यकीन? हाँ वाकई अंकल, यहाँ तो हर कदम कदम पर अद्भुत चीजें और आश्चर्य जैसे बिखरे पड़े हैं। शाम तक हैंस की कुशल कारीगरी के कारण हमारा बेड़ा पूरी तरह से तैयार हो चुका था। ये करीब 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा था। मजबूत रस्सियों से बंधे हुए लकड़ी के टुकड़े
उस समुद्र में उतरने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थे, जिसे मेरे अंकल ने नाम दिया था भूगर्भीय सागर। अध्याय 29। 13 अगस्त को सुबह हम तड़के ही उठ गए। बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। अब हम यात्रा के एक नए साधन का प्रयोग करने वाले थे, जो तेज भी था और आरामदायक भी, यानी हमें पूरा सफर चलते हुए तय नहीं करना था। लकड़ी के 2 लट्ठों को जोड़कर बेड़े के लिए एक मस्तूल बनाया गया था, जो उसे और भी अधिक मजबूती दे रहा था। इस बेड़े का पाल लिनन की चादर से बना था, जो हमारे बिस्तर से ली गई थी। हमने बेड़े पर अपना सारा सामान चढ़ा लिया, यंत्र, उपकरण, हथियार, खाना और मीठा पानी भी, जो हमने किनारे पर बह रहे झरनों से इकट्ठा किया था। हैंस ने एक पतवार भी बनाई थी, जो उस बेड़े को दिशा देने के लिए जरूरी थी। हैंस एक बड़ा ही कुशल नाविक था। हमने पाल खोल दी और हवा ने हमें समुद्र में उतार दिया, और इस तरह से हमारा ये समुद्री सफर शुरू हो गया। हम उस बंदरगाह से निकले ही थे कि अंकल ने एक सुझाव दिया। वो उस बंदरगाह को एक नाम देना चाहते थे। सबसे पहले उन्होंने इसके लिए मेरा नाम सुझाया। उनका मन था कि इसे हैरी पोर्ट कहा जाए, लेकिन मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, अंकल, अगर हम इसे पोर्ट ग्रेनी कहें तो कैसा रहेगा? हमारे नक्शे पर यह नाम बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, अगर तुम चाहते हो तो हम इसका यही नाम रखेंगे। और इस तरह मेरी प्रेमिका का नाम भी हमारी इस रोमांचक यात्रा में जुड़ गया। किनारे से निकलते ही हमारा सामना हुआ तेज हवा से। हवा उत्तर पूर्व की तरफ बह रही थी। उस तेज हवा ने हमारे बेड़े को बहुत ज्यादा स्पीड दे दी। वो हमारे बेड़े को पूरे जोर से बहाए ले जा रही थी। 1 घंटे बाद अंकल ने बताया कि हमारी स्पीड इतनी तेज है जो धरती पर कभी भी संभव नहीं हो पाती। वो लगातार यंत्रों से ये सारे आंकड़े चेक कर रहे थे। अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे ना हैरी, तो 24 घंटे में 90 मील की दूरी तय कर लेंगे। किसी बेड़े के हिसाब से ये स्पीड बहुत ही ज्यादा है। मैं हैरान था। बिना कुछ कहे मैं बेड़े पर आगे की तरफ चला गया। उत्तरी किनारा अब ओझल होने लगा था। दोनों किनारों के बीच बस अथाह सागर था, और उस पर हमारा वो छोटा सा बेड़ा तैर रहा था। दूर दूर तक जो भी दिखाई दे रहा था, वहां जीवित प्राणी बस हम 3 ही थे। हमारे सिर पर बड़े और काले बादलों की भरमार थी। इतने घने और काले बादल मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। अब तक हम जमीन से काफी दूर आ चुके थे। दूर दूर तक जमीन का नामो निशान नहीं था। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। करीब 12 बजे के आसपास हम जलकुंभियों से भरे एक इलाके में पहुंचे। हर तरफ वही पौधे थे। इन पौधों के बारे में मैं जानता था। ये समुद्र में उगने वाले इतने घने पौधे होते हैं जो अपनी लताओं में जकड़कर बड़े बड़े जहाज़ों का रास्ता भी रोक लेते हैं। और फिर यहाँ तो इनका आकार धरती के मुकाबले कई गुना बड़ा था। ये 3 से 4 हजार फीट तक ऊंचे थे, किसी विशाल अजगर की तरह लहराते हुए दूर दूर तक फैले हुए। कई घंटों तक बड़ी सावधानी से और धीरे धीरे हम उनके बीच से गुजरते रहे, लेकिन वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं बार बार यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जिसने इस जगह पर भी इन पौधों को ऐसा विशालकाय रूप दिया है। ये जियोलॉजिस्ट्स और फिलोसोफर्स के लिए कभी खत्म ना होने वाली बहस का एक मुद्दा था। धीरे धीरे रात होने लगी। ये अलग बात थी कि वहाँ हर समय शाम का वही धुंधलापन पसरा रहता था, लेकिन हमारी घड़ियां ये बता रही थीं कि रात हो चुकी है। हमने खाना खाया और मैं अपने बेड़े पर मस्तूल के नीचे सो गया। हैंस चप्पू थामे बैठा था। हवा अपना काम कर रही थी। उसे बस पाल को सीधा रखना था। इसी तरह हमारा बेड़ा आगे बढ़ता गया। जब से हमने पोर्ट ग्रेनी को छोड़ा था, अंकल ने मुझे अपने इस सफर के हर पल का विवरण लिखने की जिम्मेदारी दे दी थी। मैं भी पूरी तन्मयता से ये काम कर रहा था। हवा की दिशा, हमारी स्पीड, बेड़े की दिशा, ये सारी जानकारियां मैं समय समय पर नोट करता जा रहा था। अपनी डायरी से मैं उस समुद्री यात्रा का पूरा सटीक विवरण दे सकता हूँ। शुक्रवार 14 अगस्त। शांत हवा उत्तर पश्चिम से बह रही है। हमारा बेड़ा आगे बढ़ा जा रहा है। अद्भुत प्रकाश समान रूप से फैला हुआ है, न कम न ज्यादा। मौसम साफ है। बादल ऊपर चले गए प्रतीत हो रहे हैं। तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड। करीब 12 बजे हैंस ने मछली पकड़ने का कांटा बनाया। उसने साथ लाए हुए मांस के टुकड़े से उसे ढका और समुद्र में डाल दिया। मैं बड़ी देर तक उत्सुकता से उसे देखता रहा, लेकिन हमारे हाथ निराशा ही लगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये था कि क्या इस पानी में मछलियां थी भी कि नहीं। मुझे पूरा यकीन था कि वो नहीं थी। तभी अचानक डोरी में तेज खिंचाव महसूस हुआ। हैंस ने कांटा बाहर निकाला और हमने देखा कि उसके अंदर एक मछली फंसी हुई थी जो लगातार छूटने के लिए संघर्ष कर रही थी। अरे, ये तो सर्जन मछली है, मैंने कहा। अंकल ने बारीकी से उस मछली का मुआयना किया।
उसकी हर विशेषता को जांचने के बाद उन्होंने एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया। मछली का सिर चपटा था, शरीर गोल और उसका निचला हिस्सा पलकों से ढका हुआ था। मुंह में दांत नहीं थे, लेकिन पंख एकदम धारदार थे जो सीधे शरीर से जुड़े थे, और सबसे बड़ी बात कि उसकी पूंछ नहीं थी। अंकल ने उसकी पूरी तरह से जांच करने के बाद कहा, ये मछली उस प्रजाति की है जो धरती पर से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी विलुप्त हो चुकी है। अब बस इसके फॉसिल्स ही देखने को मिलते हैं। इसे अगर बारीकी से देखोगे तो तुम जान जाओगे हैरी कि ये हमारी वर्तमान की मछलियों से कितनी अलग है। और हाँ, इसके अंदर एक बड़ी ही अजीब बात है, और वो ये कि ये मछली अंधी है। अंधी? ना सिर्फ अंधी हैरी, बल्कि इसके अंदर दृष्टि की कोई इंद्री ही नहीं है। मैंने मछली को ध्यान से देखा और पाया कि अंकल की बात थी तो अजीब, लेकिन एकदम सच थी। हो सकता है ये सिर्फ एक संयोग हो। हमने कांटे पर दोबारा चारा लगाया और उसे फिर से समुद्र में डाल दिया। ये समुद्र मछलियों से भरा पड़ा था। 2 घंटे में ही हमने बहुत सारी मछलियां पकड़ लीं, और ये सारी उसी जाति से संबंध रखती थीं, और सारी की सारी अंधी भी थीं। अब हमें पूरा यकीन हो चुका था कि ये समुद्र विलुप्त हो चुके समुद्री जीवों से भरा पड़ा है, और यहाँ उन जीवों का भंडार है जिसे इंसान सिर्फ फॉसिल के रूप में देखते हैं। मैंने अपनी दूरबीन उठाई और ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा। क्या ये संभव था कि यहाँ पर समुद्री जीवों की तरह विलुप्त हो चुके पक्षियों की भी जातियां पंख फैलाए उड़ी जा रही हों? काफी देर तक देखने के बाद भी मुझे आसमान में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। मेरी कल्पना में तरह तरह की तस्वीरें उभरने लगीं। उस द्वीप के पानी की सतह पर तैरते हुए आदिम युग के कछुए, चट्टानों के पीछे छिपे बैठे विचित्र प्रकार के जीव, विशालकाय मैमथ, और आसमान में उड़ते तरह तरह के विचित्र पक्षी। अनजाने में ही मैंने अपनी इस कल्पना को कागज पर उतारना शुरू कर दिया। मैं अपने इस काम में इतनी बुरी तरह से डूब गया कि मुझे अपने आसपास का भी होश नहीं रहा। मेरी तंद्रा तब टूटी जब मुझे अंकल की आवाज़ सुनाई दी, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है हैरी, तो जल्दी ही हम जमीन पर पहुंचने वाले हैं। और मैं मुस्कुरा दिया। इससे आगे की कहानी के लिए सुने द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का 3रा और आखिरी भाग।